अभी अभी मम्मी से शेखी बघारी थी कि सालाना कमाई 10 मिलियन है और अगले ही पल मोबाइल पर 10 मिलियन आने का मैसेज आ गया। इसके तुरंत बाद आपने फिर से हवा में तीर चलाया कि आपने 30 लाख की एक बिग जी खरीदी है और तभी आपकी जेब अचानक भारी हो गई। एक बेहतरीन एहसास वाली बेंज कार की चाबी अचानक आपकी हथेली में आ गई, लेकिन सिर्फ 3 मिनट पहले आपकी जेब में सिर्फ 356 रुपए और 50 पैसे बचे थे और आप मेज पर रखे आधे खाए भोजन को देखकर ठंडे पसीने बहा रहे थे। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपका शेख ही सच करने वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक आपकी कहीं बात पर लोग विश्वास करेंगे और विश्वास का स्तर 50% या उससे ज्यादा होगा, ये अनोखी बात तुरंत सच हो जाएगी। आप अभी सब सच बताने ही वाले थे कि तभी फोन पर मम्मी ने बहुत प्यार से पूछा कि कहीं पैसे कम तो नहीं पड़ रहे। वह अपनी 5,000 की जमा पूंजी भी आपको देने को तैयार थी। यह सुनकर आपका दिल भर आया, आपकी आंखें नम हो गईं और भावनाओं में बहकर आपके मुंह से तुरंत निकला, मम्मी मैं कौन हूँ? 10 मिलियन सालाना कमाने वाला बॉस। बेंच तो मैं कब की ले चुका हूँ, कोई आम बेंच नहीं बिग जी। बेंच जी 63 पूरे 30 लाख की। आपको खुद नहीं पता था कि आप क्या बहक रहे थे, लेकिन फोन के उस पार से मम्मी की खुशी की चीख सुनाई दी। फिर अचानक मम्मी की आवाज गंभीर हो गई, बेटा इस साल तुम्हें हर हाल में घर आना है। तुम्हारी बहन छोटी ने कहा है कि वह विंटर जॉब करेगी और नहीं आएगी। अगर तुम भी नहीं आए तो त्योहार का मजा खराब हो जाएगा। फोन कटते ही आपकी सांसें तेज हो गईं। कुछ देर पहले शेखी बघारने में जितना मजा आया था, अब उतनी ही परेशानी हो रही थी। बिग जी कहाँ से लाऊंगा मैं? आप अपने बाल नोचते हुए तकिए में मुंह छिपाकर चीखे, हे भगवान मुझे ऐसी हवाबाज जुबान क्यों दी? तभी आपके दिमाग में एक तेज गूंज सुनाई दी, सच्ची और मजबूत शेखी को भांपते हुए, शेखी सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेशन सफल। आप झटके से उठ बैठे, आंखें पूरी खुली की खुली रह गईं। अब भी आप संभल भी नहीं पाए थे कि सिस्टम की आवाज लगातार आने लगी, चेक किया जा रहा है। आपकी शेखी सालाना कमाई 10 मिलियन। नतीजा माता पिता को पूरा भरोसा है, इसे सच किया जा रहा है। बधाई हो, आपको 10 मिलियन कैश मिलता है। तभी आपके मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी और एक बैंक मैसेज आया, आपके खाता संख्या 9,527 में 10 मिलियन रुपए जमा किए गए हैं। अब कुल बैलेंस 10,356 रुपए 50 पैसे है। 10 मिलियन, सच में 10 मिलियन। आपने खुद को जोर से छुट्टी काटी, सच में बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आपकी अगली शेखी बेन जी 63 खरीदी है। नतीजा माता पिता को पूरा भरोसा है, इसे सच किया जा रहा है। बधाई हो, आपको एक मर्सिडीज एमजी जी 63 मिलती है। कार के पेपर्स और चाबी आपकी जेब में भेज दी गई है। आपकी जेब अचानक भारी हो गई, हाथ अंदर डाला तो एक भारी और आलीशान बेंज कार की चाबी आपकी हथेली में थी। एक पल पहले जो इंसान कुछ 100 रुपयों के रेंट के लिए परेशान था, अगले ही पल वह कार और संपत्ति का मालिक बन गया। आपने चाबी को कसकर पकड़ा और समझ गए कि जब तक लोग आपकी बात पर यकीन करेंगे, वह सच हो जाएगी। अगर हौसला हो तो पूरी दुनिया अपनी हो सकती है। आपका दिल तेज धड़क रहा था। आपने अपना कोट उठाया और अपनी बिग जी को देखने के लिए नीचे भागे। तभी आपके फोन का वीचैट वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन खोली तो सालों से शांत पड़ा क्लास ग्रुप एक्टिव था। मॉनिटर वांग काई ने सबको टैग किया था, भाइयों और बहनों इस शनिवार की शाम वाइटान नंबर 3 पर डिनर है, मेरी तरफ से पार्टी है, सबको आना है। वह एक ऐसी जगह थी जहाँ एक इंसान का बिल हजारों में आता था। ग्रुप में तुरंत चापलूसों की लाइन लग गई। आप ग्रुप चैट देखकर मुस्कुराए। पहले होते तो आप दूर रहते, पर अब जेब में बिग जी की चाबी थी तो हौसला बुलंद था। आप स्क्रीन बंद करने ही वाले थे कि अंगूठे के टच से एक अजीब मैसेज सेंड हो गया। आपने वांग काई की पीठ थपथपाई। ग्रुप में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर वांग काई ने ताना मारते हुए लिखा, क्यों भाई, कॉलेज के बाद बाहर सामान पहुंचाने के काम में इतने बिजी हो गए कि पुराने दोस्तों के मैसेज भी नहीं दिखते। उसके चमचे भी शुरू हो गए। हाँ भाई, इसके पास तो खुद की कार भी नहीं है, सोशल मीडिया पर कभी स्टीयरिंग व्हील की फोटो भी नहीं डालता। आपने शांति से टाइप किया, अब भी कार देख रहा था इसलिए मैसेज नहीं देख पाया। यह सुनकर ग्रुप में मजाक और बढ़ गया। किसी ने लिखा, कार देख रहे थे या डिलीवरी के लिए नई बाइक? आप शांति से मना करना चाहते थे, पर वांग काई ने बात बढ़ानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि कॉलेज की सबसे सुंदर युवती लिन वॉन का नाम लेकर और टैक्सी का किराया देने की बात कहकर आपको उकसाया। ग्रुप के तानों को देखकर आपकी आंखें ठंडी हो गईं। जब ये खुद ही अपनी बेइज्जती कराना चाहता है तो फिर सही है, आपने तुरंत हाँ कह दिया। वांग काई ने तुरंत रिप्लाई किया और टाइम बदलकर सिर्फ 2 घंटे बाद का कर दिया। साथ ही कहा कि अच्छे क्लोथ्स पहनकर आना। आपने फोन लॉक किया और शीशे के सामने गए। आपके क्लोथ्स वाकई थोड़े सिंपल थे। एक महंगी और चमचमाती वॉच की कमी थी। आपने अलमारी की तलाशी ली और 2 साल पहले 200 रुपए में खरीदी नकली पाटेक फिलिप वॉच निकाल ली। आपने शीशे के सामने चिल्लाकर कहा, यह मैंने एक बड्ढे नीलामी घर से खरीदी हुई स्पेशल लिमिटेड एडिशन वॉच है। पर कलाई पर कुछ नहीं बदला। तभी दिमाग में सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी, शेखी, सच होने के लिए किसी व्यक्ति का सामने होना और उसका न्यूनतम 50% विश्वास करना जरूरी है। साथ ही जीवन मरण और जीव विज्ञान के नियमों का उल्लंघन मना है। आपने अपनी कलाई पर उस साधारण नकली वॉच को देखा और लंबी सांस ली।
अकेले कमरे में सिस्टम का फायदा उठाना मुमकिन नहीं था। फिर भी आपने ध्यान से देखा तो उस नकली वॉच का नीला रंग शाम की रोशनी में काफी रॉयल लग रहा था। जब तक कोई बहुत पास से न देखे ये बेहद कीमती लगती थी। आप खुद पर हंसे, वॉच कलाई पर कसी और बाहर निकल गए। दिखावा करने जाना था तो एक अच्छी वॉच तो चाहिए ही थी, बाकी का वहां लाइव देख लेंगे। आप बाहर आए, चाबी का बटन दबाया और सड़क पर खड़ी बेंज जी 63 की लाइटें शेर की आंखों की तरह चमक उठी। उसकी आवाज वाकई शानदार थी। कुछ ही समय में आप वाइटान नंबर 3 पहुंच गए। होटल के गेट पर पुराने दोस्त जमा थे। पुरुष सूट में थे और युवतियां सज धज कर आई थीं। सबके बीच में वांग का एक खड्डा था जिसने अरमानी के क्लोथ्स और रोलेक्स की वॉच पहनी थी। वह शान से कह रहा था कि इस साल उसने आसानी से 2-3 मिलियन कमा लिए हैं। तभी एक बेहद भारी इंजन की आवाज गूंजी और सबका ध्यान उस तरफ गया। एक मैट ब्लैक रंग की बिगजी किसी टैंक की तरह शान से आई और होटल के ठीक सामने रुकी। सभी दोस्त ईर्ष्या और अचरज से देखने लगे। युवतियां खुद को ठीक करने लगी ताकि नंबर मांग सकें। यहाँ तक कि वांग काई को भी जलन हुई और वह बुदबुदाया, पता नहीं कौन सा अमीर आ गया। कार का दरवाजा खुला और एक साधारण ट्राउजर पहने लंबा युवक बाहर आया जिसने एक सिंपल हुडी पहनी थी। जैसे ही वह घूमा सबका दिमाग सन्न रह गया। लियो भाई! वांग काई की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस इंसान का मजाक उड़ाया जा रहा था कि उसके पास आने के पैसे नहीं होंगे, वो बिग जी से उतरा था। पर अगले ही पल वांग काई को लगा कि वह सब समझ गया है। वह हंसते हुए आगे आया, लियो बाई के कंधे पर हाथ रखा और ताना मारा, भाई इस पार्टी के लिए तुमने काफी खर्च कर दिया। ये कार रेंट पर लेने का एक दिन का किराया कम से कम 5-6 हजार होगा ना। बाकी दोस्तों को भी लगा कि यही सच है। सब फिर से मजाक उड़ाने लगे कि सिर्फ दिखावे के लिए इतना खर्च किया। आपने इन लोगों का रंग बदलते देखा, शांति से कार लॉक की और चाबी उंगली पर घुमाते हुए पूछा, क्यों, क्या सिर्फ आप ही कार खरीद सकते हैं और बाकी सब रेंट पर लाएंगे? वांग काई को गुस्सा आ गया। उसकी नजर आपकी कलाई पर गई और वह चिल्लाया, अरे भाई सब लोग इधर देखो, पाटेक फिलिप नॉटिलस, वे भी टिफनी ब्लू लिमिटेड एडिशन। वांग काई ने जोर से मजाक उड़ाया, इस असली वॉच की कीमत मार्केट में 40 मिलियन है। पूरी दुनिया में ये मिलती ही नहीं। तुम्हारी ये वॉच पक्का किसी लोकल बाजार से 20 रुपए में ली हुई है। आपने चारों तरफ देखा और पूरी ताकत से कहा, यह वही वॉच है जो फिलिप्स नीलामी घर में बिकी थी। असली है या नकली आप लोग इसे पहचान नहीं पाएंगे, ये सामान्य है। तभी दिमाग में सिस्टम की आवाज आई। सिस्टम ने बताया कि झाओ चांग का विश्वास 1%, ली का 3% और बाकी दोस्तों का एवरेज विश्वास 18% है। आपके चेहरे पर एक मुस्कान आई और आपने मन में ऑर्डर दिया, इस नकली वॉच को असली टिफनी ब्लू लिमिटेड एडिशन नॉटिलस 5711 में बदल दिया जाए। जैसे ही शब्द पूरे हुए, कलाई पर भारीपन महसूस हुआ। वह सस्ता मेटल अब रेशम जैसा मुलायम हो चुका था और उसका नीला रंग बेहद कीमती चमक बिखेर रहा था। लेकिन वांग काई का ध्यान इस पर नहीं गया। वह हंसते हुए बोला, लियो भाई, अगर ये असली है तो जरा उतार कर मुझे दिखाओगे? उसे पक्का यकीन था कि हाथ में लेते ही पोल खुल जाएगी, पर आपने अपनी भौहें उठाई, आराम से वॉच उतारी और उस 40 मिलियन की वॉच को उसकी तरफ उछाल दिया। लो ध्यान से देख लो। वांग काई ने घबराकर उसे लपका। वह सोच रहा था कि अभी पोल खोलता हूँ, पर जैसे ही उसने वॉच को पलटा और उसके पीछे के हिस्से को देखा, वह हैरान रह गया। उसकी मशीनरी की बारीक कलाकारी, उसका खास निशान और उसका भारीपन देखकर उसके होश उड़ेज गए। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। वांग काई के माथे पर पसीना आ गया। वह कांपती आवाज में बोला, क्या ये कोई बहुत ही हाई क्वालिटी कॉपी है? आपने अपने क्लोथ्स ठीक किए और थोड़े बोर होते हुए कहा, देख लिया, कहीं खराब मत कर देना। वहां सन्नाटा छा गया। वांग काई का मुंह खुला रह गया क्योंकि वह वॉच हर तरह से असली दिख रही थी। काई भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं? झाओ चांग ने धीरे से पूछा। वांग काई ने बात संभालते हुए कहा, जितनी भी असली दिखे है तो नकली ही। मैं भी ऐसी एक बनवा लूंगा। आपने वॉच वापस ली, कलाई पर पहनी और बहुत शालीनता से कहा, काई भाई, अगर पसंद है तो मैं आपके लिए पता करवाऊंगा। हम यहाँ डिनर के लिए आए हैं, इन चीजों से माहौल खराब नहीं करते। वांग काई शर्मिंदगी से बचने के लिए होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी वहां डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली एक आलीशान रोल्स रॉयस फैंटम आकर रुकी। एक सूट पहने विदेशी व्यक्ति बाहर आया। उसकी नजर आपकी कलाई पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं और वह टूटी फूटी हिंदी में चिल्लाया, ओह माय गॉड, क्या ये वही नंबर 001 वाली टिफनी ब्लू नॉटिलस है? मैं पाटेक फिलिप का ग्रेटर चाइना वाइस प्रेसिडेंट वीपी हूँ सर, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? आपका दिल धक से रह गया। मन में आया, भाई साहब, सिस्टम ने तो एक्सपर्ट भी बुला लिया। सभी दोस्त हैरान रह गए। वांग काई मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, प्लीज इसे नकली बोल दो। आप भी थोड़े नर्वस थे कि कहीं ये पहचान न ले। पर तभी उस मिस्टर स्मिथ नाम के वीपी ने अपनी पॉकेट से एक लेंस निकाला और आपके सामने झुककर कांपते हाथों से वॉच देखने लगा। ओ माय गॉड, उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक दीवानगी थी। सर, यह सिर्फ 5711 नहीं है, यह तो वही रहस्यमय नंबर 001 किंग मॉडल है जिसे किसी ने अपने लिए स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया था। ये सुनते ही सब शांत हो गए। वांग काई का चेहरा पीला पड़ी डियज गया। किंग मॉडल नंबर 001? अगले ही पल वांग काई पागलों की तरह हंसा। हा 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 हा, लियू भाई,
मान गए भाई, तुमने तो विदेशी एक्टर भी रेंट पर बुला लिया। झाओ च्यांग ने भी साथ दिया। सही बात है, ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? 200 रुपए देकर बुलाया होगा। वांग काई की बात सुनकर बाकी दोस्तों का भरोसा भी डगमगाने लगा। पर तभी उस विदेशी ने उठकर अपनी शर्ट ठीक की, वांग काई को पूरी तरह इग्नोर किया और आपको अपना बिजनेस कार्ड दिया। मिस्टर लियू, यह मेरा सौभाग्य है। क्या मैं आपके और इस अद्भुत वॉच के साथ एक फोटो ले सकता हूँ? मेरे ऑफिस के लोग इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे। पूरी तरह इग्नोर होने पर वांग काई गुस्से में स्मिथ के सामने आ गया। ए बूढ़े, नाटक बंद करो। इसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं डबल दूंगा, सच बताओ। तभी भीड़म में से झांग वेई अपने फोन को देखते हुए चिल्लाया, शांत हो जाओ सब, ये सच में मिस्टर स्मिथ है। उसने अपना फोन दिखाया जिस पर एक इंटरनेशनल मैगजीन का आर्टिकल था और स्मिथ की फोटो थी। मैंने परसों ही इनका इंटरव्यू देखा था, इनकी टाई का डिजाइन भी वही है। ये सुनते ही वांग काई के होश उड़ गए। झांग वेई ने आगे कहा, और इस रोल्स रॉयस की नंबर प्लेट देखो, ये एम्बेसी की है। क्या ये भी रेंट पर मिलती है? वांग काई को चक्कर आने लगा। तभी स्मिथ ने अपना फोन वांग काई की तरफ बढ़ाया। मिस्टर, क्या आप प्लीज मिस्टर लियू और मेरी एक फोटो ले सकते हैं? वांग काई बेबसी से फोन हाथ में लेकर खड़ा हो गया। आप अपनी कलाई ठीक करते हुए स्मिथ के साथ खड़े हो गए। वांग काई ने फोटो लेते हुए आखिरी कोशिश की। सर, क्या आपको पक्का यकीन है? कहीं ये सुनते ही स्मिथ की नीली आंखों में गुस्सा आ गया। उसने बहुत गंभीर होकर कहा, मिस्टर, मैं 30 साल से इस कंपनी में हूं और मैंने 50,000 से ज्यादा कीमती टाइम पीस देखे हैं। आप न सिर्फ मिस्टर लियू की पसंद का बल्कि मेरे करियर का भी अपमान कर रहे हैं। सब तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। वांग काई की बोलती बंद हो चुकी थी। स्मिथ ने वांग काई को डांटने के बाद आपसे मुस्कुरा कर कहा, हाथ सीधा रखिए मिस्टर, हिलिए मत, फोटो अच्छी आनी चाहिए। वांग काई अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, पर उसे एक सर्वेंट की तरह फोटो क्लिक करनी पड़ी। फोटो लेने के बाद स्मिथ ने अपना फोन लिया और आपसे रिक्वेस्ट की, मिस्टर लियू, आज रात हमारी एक प्राइवेट कलेक्टर्स की पार्टी है, क्या आप चलेंगे? सबने अपनी सांसें रोक ली। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी। वांग काई की आंखें जलन से लाल हो गईं, पर आपने हाथ हिलाकर मना कर दिया। रहने दीजिए, आज पुराने दोस्तों के साथ आया हूँ, माहौल खराब नहीं करना चाहता। आपने मना कर दिया। स्मिथ थोड़ा निराश हुआ, पर तुरंत बोला, तो इस वॉच की सर्विसिंग के लिए मैं अपने एक्सपर्ट को आपके घर भेज दूंगा। आपके मन में आया, सर्विसिंग? अगर उसने खोल कर देखा तो पोल खुल जाएगी। आपने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत बेपरवाही से कहा, कोई बात नहीं, यह सब तो बस शौकिया पहनने के लिए है। अगर खराब हुई तो मैं दूसरी खरीद लूंगा। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। खराब हुई तो दूसरी ले लेंगे। झाओ च्यांग का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह 40 मिलियन की बात थी। स्मिथ भी आपकी इस रईसी से बेहद प्रभावित हुआ और उसने तुरंत आपका नंबर मांगा। काम पूरा होने पर स्मिथ वहां से जाने लगा, पर वांग काई के पास रुककर उसने उसकी रोलेक्स की तरफ देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। आपकी इस वॉच के नंबर्स का डिजाइन थोड़ा टेढ़ा है, ये ओरिजिनल काम नहीं लग रहा। वांग काई ने घबराकर अपना हाथ पीछे छिपा लिया और हक बकाते हुए बोला, ये पुराना मॉडल है, मुझसे गिर गया था। स्मिथ ने बिना कुछ कहे अपनी राह ली और कार में बैठकर चला गया। उसके जाते ही होटल के गेट पर बातें शुरू हो गईं। भाई साहब जो इतनी हवाबाजी कर रहा था, उसकी खुद की वॉच नकली निकली। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, अब खाना कैसे खाएंगे? आपने हाथ के इशारे से सबको अंदर चलने को कहा। चलिए, मॉनिटर ने इतनी अच्छी पार्टी रखी है, आज सब अच्छे से खाएंगे। लिफ्ट में झाओ च्यांग आपके पास आकर मक्खन लगाने लगा। लियू भाई, पहले आप चलिए आराम से। किसी ने नहीं सोचा था कि जो कुछ देर पहले तक एक गरीब इंसान समझा जा रहा था, वह अचानक इतना बड़ा वीआईपी बन जाएगा। झाओ च्यांग का व्यवहार 180 डिग्री बदल चुका था। वह आपसे बातें बनाने लगा। लियू भाई, कॉलेज के सेकेंड ईयर में जब मेरे पैसे खो गए थे, तब आपने मुझे पूरे 1 हफ्ते तक कैंटीन में खाना खिलाया था, याद है? आपने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोले नहीं। आपको अच्छे से पता था कि तब खाना पड्ढोस के कमरे वाले दोस्त ने खिलाया था। आपके पास तो खुद खाने के पैसे नहीं थे, पर इस समय सच बताने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए आप बस हल्का सा मुस्कुराए। अच्छा, ऐसी छोटी बातें मुझे याद नहीं रहती। झाओ च्यांग को जैसे कोई सहारा मिल गया। वह दूसरों से चिल्लाकर बोला, देख रहे हो, अमीर लोग छोटी बातें भूल जाते हैं, पर मेरे लिए वो जान बचाने जैसा था। बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। एक कोने में वांग काई का चेहरा गुस्से से काला पडीडी चुका था। उसकी नकली रोलेक्स वाली कलाई अब छिपने की जगह ढूंढ रही थी। आखिर में उसने अपना हाथ जेब में डाल लिया। इसके बाद सब एक आलीशान वीआईपी रूम में पहुंचे, जो मुख्य सीट वांग काई की हुआ करती थी। झाओ च्यांग ने तुरंत वहां की चेयर खींचकर आपको आवाज दी, लियू भाई, यहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है, आप यहाँ बैठिए। आप बिना किसी संकोच के वहां बैठ गए। वांग काई का चेहरा गुस्से से हिल गया और वह मजबूरी में गेट के पास वाली सबसे साधारण सीट पर जाकर बैठ गया। आपके बैठते ही एक अच्छी खुशबू आई और युवती लीली ने कमरे के तापमान की शिकायत करते हुए अपनी चेयर सीधे आपकी चेयर के पास सटा ली। उसका आधा शरीर लगभग आपके हाथ से छू रहा था। लियू भाई, ये वॉच कितनी सुंदर है, इसे छूने का एहसास कितना अलग होगा ना। उसकी उंगलियां बहुत ही हल्के से आपके हाथ को छू गईं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। आपके पूरे शरीर पर एक अजीब सी सिहरन हुई। आपने तुरंत पानी का ग्लास उठाया और अपना हाथ दूसरी तरफ कर लिया। बस
बस एक आम मेटल की वॉच है, डिजिटल वाली से भी भारी है। आपने बहुत ही साधारण तरीके से कहा। पर ली हंसते हुए पूछने लगी, लियो भाई आजकल आप क्या काम कर रहे हैं, हमें भी अपने साथ शामिल कर लीजिए। यह सुनते ही कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबके कान आपकी तरफ लग गए। कोने में बैठा वांग काय भी आपको घूर रहा था, जैसे कोई कमी निकालने का इंतजार कर रहा हो। आपने पानी का ग्लास रखा। मन में आया कि सच तो ये है कि आप एक साधारण डिलीवरी बॉय हैं, पर आपने टेबल पर अपनी उंगलियों से एक रिदम बनाई और चेहरे पर एक गहरा आत्मविश्वास ले आए। आपकी इस गंभीर पर्सनैलिटी को देखकर वांग काय अंदर से और डर गया। आप आराम से चेयर पर पीछे हुए और बहुत ही शांत आवाज में बोले, फिलहाल मेरा मुख्य काम अलग अलग सेक्टर्स में रोजमर्रा के सामान की सप्लाई और तुरंत डिलीवरी के नेटवर्क को संभालना है। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। झाओ च्यांग ने धीरे से पूछा, यानी आप लॉजिस्टिक्स का काम देखते हैं? आपने अपना सिर हिलाया और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, लॉजिस्टिक्स तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। सही मायनों में यह बिग डेटा एल्गोरिदम पर आधारित एक पूरी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। मेरे अंतर्गत सैकड़ों लोगों की एक पूरी टीम काम करती है जो रोजाना बढ़ते फूड ब्रांड्स, सुपरमार्केट्स और ग्राहकों के बीच के नेटवर्क को संभालती है। कमरे में कुछ लोगों की सांसें थम गईं। सैकड़ों लोग, किसी दोस्त ने हैरान होकर कहा, तब तो महीने का टर्नओवर बहुत भारी होता होगा। आपने शांति से चाय की चुस्की ली और कहा, टर्नओवर पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर हाँ, बड़े ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स के साथ हमारा काफी बड़ा और गहरा बिजनेस रिलेशन है। ये बात आधी सच और आधी झूठ थी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के साथ सच में रिलेशन था। रोज का टर्नओवर भी चल रहा था, पर दोस्तों ने अपने दिमाग में कुछ बहुत ही बड़ा और आलीशान सोच लिया था। झाओ च्यांग ने अपनी सीट से उठकर तारीफ की और ली की आंखें तो चमकने लगीं। वह आपके और करीब आने की कोशिश करने लगी, पर कोने में बैठा वांग काई अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अचानक बीच में टोकते हुए कहा, सैकड़ों लोगों की कंपनी, तब तो ऑफिस भी बहुत बड़ा होगा। कल हमें भी अपनी कंपनी घुमाने ले चलो। सबकी नजरें आपकी तरफ घूम गईं। आपके मन में आया, कहाँ ले जाऊं तुम्हें? सुबह की मीटिंग में डिलीवरी बॉयज की लाइन दिखाने? पर आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, बल्कि आपने अपनी भौहें सिकोड़ी, जैसे किसी ने आपको परेशान कर दिया हो। ऑफिस देखना तो मुमकिन नहीं होगा। आप रुके और वांग काय को ठंडी नजरों से देखा। कंपनी अभी अपने तीसरे राउंड की फंडिंग की बातचीत में बिजी है। बहुत से सीक्रेट डेटा लीक होने का खतरा रहता है, इसीलिए बाहर के लोगों का आना मना है। और वैसे भी मैं खुद ऑफिस बहुत कम जाता हूँ। सिस्टम से काम चलता है, मेरा काम सिर्फ पेपर साइन करना होता है। झाओ च्यांग ने तुरंत वांग काई को डांटते हुए कहा, काई भाई, वह एक बड्ढी टेक कंपनी है, तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट नहीं जहाँ कोई भी मुंह उठाकर चला जाए। वांग काई का मुंह फिर से बंद हो गया। उसने गुस्से में गर्म पानी पिया तो उसकी जुबान जल गई और वह अजीब सा मुंह बनाने लगा। तभी आपके दिमाग में एक बार फिर सिस्टम की साफ और मीठी आवाज गूंजी, चेक किया जा रहा है आपकी शेखी पर लोगों का विश्वास। नतीजा, झाओ च्यांग 95%, ली 98%, वांग काई 60%, बाकी सभी दोस्त एवरेज 88% विश्वास कर रहे हैं। आपने अभी अपनी शेखी बघारी ही थी कि आपके पास एक टेक कंपनी है और अगले ही सेकंड आपके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो होस्ट, आपके पास एक हाई एंड टेक कंपनी होने का दावा सच साबित हो चुका है। इसके तुरंत बाद इनाम सीधे आपके सामने आ गया। शंघाई में एक आलीशान अकेली केएडी ऑफिस बिल्डिंग वाली सुनल्यू के जी शलीरीज के एक 100% शेयर अब पूरी तरह आपके हो चुके थे। चाय का कप पकड़े हुए आपके हाथ थोड़े से कांपे और दिल तेजी से धड़कने लगा। लो भाई, काम हो गया। आप अभी अपनी बढ़ती हुई मुस्कान को छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी दूसरी तरफ से आपका क्लासमेट जाओ च्यांग हाथ में शराब का ग्लास लिए खड़ा हो गया। ये पहला ग्लास हमारे शहर के ट्रांसपोर्ट आर्किटेक्ट हमारे श्या भाई और लियू बॉस के नाम। पल भर में पूरी महफिल खद्दी हो गई। सारे ग्लास हवा में उठ गए, यहाँ तक कि इस पार्टी को रखने वाला वांग काई भी मजबूरी में मन मारकर खड़खड़ा हो गया। और आप आराम से बैठे रहे, एक हाथ से ग्लास उठाया, छोटा सा घूंट लिया और मन ही मन खुशी से पागल हो रहे थे। पर तभी लीली नाम की एक क्लासमेट ने ग्लास आगे बढ़ाते हुए टेबल के नीचे से अपनी थाई जांग सीधे आपके ट्राउजर से टच कर दी। उसने अपनी कातिलाना आंखों से देखते हुए कहा, श्या भाई, जब कंपनी की फंडिंग इतनी अच्छी हो गई है तो इसके बाद कहीं और चलकर पार्टी करते हैं ना। यह इशारा बहुत साफ था, लेकिन आपने बिना कोई हलचल किए अपना पैर पीछे खींच लिया। अपनी रिस्ट कलाई पर बंधी वॉच को देखा और जानबूझकर आह भरते हुए कहा, आगे का प्लान तो रहने ही दो। ये कई मिलियन की पटेक फिलिपी वॉच बहुत नाजुक है। मुझे जल्दी घर जाकर इसे वॉच वाइंडर बॉक्स में रखना होगा, वरना ये बंद हो जाएगी। इस जबरदस्त दिखावे फ्लेक्स ने लीली के अरमानों पर पानी फेर दिया और उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। इसके बाद तो ये पूरी पार्टी सिर्फ आपका शो बनकर रह गई। आपने केकद्दा खाने में बिजी एक मोटे दोस्त की तरफ इशारा किया। मोटे, याद है कॉलेज के सेकेंड ईयर में जब तेरा दिल टूटा था तो तू उस टेढ़े पेड्डी को गले लगाकर रो रहा था और कह रहा था कि मुझे इसी पेड्डे से शादी करनी है। पूरी महफिल ठाकों से गूंज उठी। फिर आपने चश्मा पहने हुए एक लाइट डेके की तरफ देखा और बद्धे सिर वाले भाई, तूने गेम की स्किन खरीदने के लिए 1 महीने तक सिर्फ सॉस और बन खाया था,
जिसका नतीजा ये हुआ कि तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। आपने इतने मजाकिया अंदाज में सबके पुराने राज खोले कि कोई गुस्सा होने के बजाय माहौल और भी मजेदार हो गया। पर जब पार्टी का माहौल सबसे ज्यादा गर्म था, तभी एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत आवाज गूंजी। लियूशा, तुम आम दिनों में बहुत शांत रहते हो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। यह और कोई नहीं बल्कि कॉलेज के दिनों की सबसे खूबसूरत हसीना लिन वान थी। वह एक ऑन एफ शोल्डर लॉन्ग ड्रेस पहने हुए आपके पास आई। उसकी नजरें आपके हाथ की वॉच पर टिकी थीं। उसने कहा, मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा बोलते हो। आपके जवाब देने से पहले ही उसने अपना फोन निकाला और सीधे क्यूआर कोड सामने कर दिया। क्या हम वीचैट पर कनेक्ट हो सकते हैं? मुझे आजकल लॉजिस्टिक्स के बारे में जानना है, आगे तुमसे हेल्प चाहिए होगी। पूरी महफिल हैरान रह गई। कॉलेज के 4 सालों में उसके पीछे लड़ेदेचकों की लाइन लगी रहती थी और आज वह खुद आपसे वीचैट आईडी मांग रही थी। पास में कहड्डी लिली को बहुत जलन हुई। उसने तुरंत आपकी आस्तीन पकड़ देच ली। श्या भाई, आपको मुझे भी ऐड करना होगा। बस फिर क्या था, पूरी महफिल में जैसे आग लग गई। सबने अपने अपने फोन निकाल लिए और आपकी तरफ भागे चले आए। श्या भाई, मुझे ऐड करो, मैं हाई एंड पेड ग्रूमिंग का काम करता हूँ। आगे चलकर जब तुम तिब्बती मास्टिफ या टाइगर पालोगे तो उसकी देख रेख का जिम्मा मेरा। श्या भाई, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। मैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का काम करता हूँ। आपके चेहरे पर राजयोग दिख रहा है। क्या मैं आपको रोज का राशिफल भेज सकता हूँ? कोई पैसे नहीं लूंगा। यहाँ तक कि पाइडीडी ढोसी क्लास के लोग भी बीच में घुस आए। श्या भाई, मैं पर्सनल फिटनेस ट्रेनर हूँ, क्या आपको मेरी जरूरत है? सिर्फ एक बार मिले हुए पड्डो हौसी क्लास के लोगों को भी इस भीडीएच में घुसते देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। आपके फोन के नोटिफिकेशन की आवाज लगातार गूंज रही थी। पर जब आप खूबसूरत लड़ेंकियों से घिरे हुए थे, तभी दूसरी तरफ बैठे वांग काय के हाथ की चॉपस्टिक चटक की आवाज के साथ टूट गई। वह जलन के मारे पूरी तरह लाल हो चुका था। आखिरकार उसने गुस्से से अपना मुंह खोला और सबकी मस्ती को शांत कर दिया। लियूशा हाल ही में लॉटरी सेंटर से मास्क पहनकर इनाम ले जाने वाला एक लड्ढच का दिखा था। कहीं वह तुम तो नहीं थे? ये सुनते ही सब लोग आपकी तरफ देखने लगे। आपने अपनी चॉपस्टिक रखी, वांग काय के उस गुस्से से भरे चेहरे को देखा और जोर से हंस पड़े। अगर सच में लॉटरी लगी होती तो क्या बात थी? आप पीछे की तरफ झुके, बेबसी का नाटक करते हुए हाथ फैलाए और पूरी गंभीरता के साथ मनग्रंथ कहानी सुनाने लगे। सच तो ये है कि मुझे एक पारखी इंसान मिल गए हैं, एक बहुत बड़े मिस्टीरियस बिजनेसमैन जो मुझे बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा स्ट्रक्चर बहुत अनोखा है और मैं बिजनेस का असली खिलाड़ी हूँ। मैं जो भी मांगता हूँ वह बिना किसी शर्त के मेरा साथ देते हैं। जैसे कि ये कंपनी, मैंने तो बस इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह दी थी, पर उन्होंने इसे पूरा खरीदकर मुझे इसका मालिक बना दिया। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दुनिया में ऐसा भी कोई दानी इंसान होता है क्या? जाओ छियांग की आंखें तो खुशी से बद्धी हो गईं। उसने अपने पैर पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही पता था। शाह भाई, तुम तो किस्मत के धनी हो। इतने बड़े बिजनेसमैन का तुम पर ऐसा भरोसा साफ बताता है कि तुम ही असली हीरो हो। आओ, शाह भाई की इस शानदार पर्सनैलिटी के नाम एक जाम हो जाए। तुरंत पूरी टेबल पर जलन और हैरानी की बातें होने लगी। यह कोई गॉड फादर नहीं, यह तो श्या भाई को सगे बेटे की तरह रख रहे हैं। श्या भाई, जरा मेरा स्ट्रक्चर देखना। क्या वह बड़े बिजनेसमैन मुझ पर भी एक नजर डालेंगे? यह सब सुनकर वेंग का खून खौल उठा। वह आपको अचानक अमीर बना हुआ नया मुल्ला साबित करना चाहता था, पर उसने सोचा भी नहीं था कि यह बात भी आपके शो ऑन एफ का जरिया बन जाएगी। आप खड़े हुए, अपना ग्लास उठाया और एक ऐसी बात कही जिसने माहौल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सच तो ये है कि आप लोग मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। मैंने भी बुरा वक्त देखा है, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं लियू सा ये कर सकता हूँ तो यहाँ बैठा हर एक इंसान भी बहुत आगे जा सकता है। इस बात ने पूरी महफिल में जोश भर दिया। तालियों की आवाज गूंज उठी। यहाँ तक कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत हसीना लिन वैन भी आपकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों में एक अलग ही चमक छुपाए हुए थी। 3 घंटे के बाद जब सबने अच्छे से खा पी लिया तो वेटर बिल लेकर सीधे वांग काई के पास गया, जिसने पहले सीना तान कर कहा था कि बिल वह देगा। वांग काई नशे में पूरी तरह लाल था। उसने हाथ घुमाकर अपना ब्लैक कार्ड निकाला। बिल करो, कितने पैसे हुए? वेटर ने बहुत तमीज से अमाउंट बताया। सर, सर्विस टैक्स मिलाकर टोटल बिल 1,42,800 1,42,800 रुपए हुआ है। थू! जाओ छियांग के मुंह से चाय का पानी बाहर आ गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। 1,42,000। वांग काय का हाथ हवा में ही थम गया। उसका सारा नशा उतर गया। कितना? क्या तुम्हारे यहाँ खाना सोने का बना है? वेटर ने मुस्कुराते हुए समझाया। सर, असल में वे जो 20-20 हजार की शराब की बोतलें थीं, उनकी वजह से बिल ज्यादा है। इस वक्त सबकी आंखें वांग काय पर टिकी थीं। वह बस अपना गुस्सा पीकर रह गया और उसने कार्ड आगे बढ़ा दिया। स्वाइप करो। पर अगले ही सेकंड मशीन से एक आवाज आई, माफ कीजिएगा सर, आपके कार्ड में पैसे कम हैं। पूरी महफिल में कानाफूसी होने लगी। वांग काय ने आनन फानन में दूसरा कार्ड निकाला, इससे स्वाइप करो, लेकिन वेटर ने फिर से तमीज के साथ कार्ड वापस कर दिया। माफ कीजिएगा सर, बैंक ने इस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर दिया है। माहौल हद से ज्यादा अजीब हो गया।
वांग काई उन दो बेकार कार्ड्स को पकड़े हुए सबकी नजरों के सामने बहुत असहज महसूस कर रहा था। तभी आपने एक ठंडी सांस ली। काय भाई, अगर अभी हाथ तंग है तो पहले मैं पेमेंट कर देता हूँ। यह बात कहने को तो उसकी मदद के लिए थी, पर वांग काई के कानों में यह किसी भी बेइज्जती से भरकर लगी। आपकी यह बात उसके लिए एक सीधी चोट थी। वांग काई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चीखते हुए चिल्लाया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? बस मेरे कार्ड में कुछ खराबी आ गई है। अगर आज तुमने बिल दे दिया तो ये वांग काई आगे समाज में कैसे अपना मुंह दिखाएगा? आपने बस अपने कंधे उचकाए और आगे कुछ नहीं कहा। पर कौन जानता था कि वांग काई एकदम खिसिया गया और बदतमीजी पर उतर आया। उसने कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं यहाँ अपने पापा के साथ हमेशा आता हूँ। कुछ ही देर में बैकॉम किए हुए बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वांग कै को जैसे भगवान मिल गए। वह तुरंत अपनी नकली मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। ली मैनेजर, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। मैनेजर ने थोड़ा हैरान होकर देखा, फिर संभल कर पूछा, आप वांग साहब के सुपुत्र हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही हूँ, वांग कै ने लगातार सिर हिलाते हुए कहा और साथ ही मैनेजर को आंखों से इशारा भी किया। मैं अपने क्लास के साथियों के साथ डिनर पर आया था। बिल में कुछ कंफ्यूजन है तो जरा ये बिल। ली मैनेजर तुरंत बात समझ गए और हंसकर बोले, जब अपने ही लोग हैं तो मान सम्मान तो रखना ही होगा। ये बिल मेरे ऊपर छोड़ दिए, मैं आपको पूरे 12% का डिस्काउंट, 88% बिल देता हूँ और साथ में एक स्पेशल फ्रूट प्लेटर भी फ्री। ये सुनते ही वांग कै की जान में जान आई। उसके चेहरे पर फिर से वही घमंड वाली हंसी वापस आ गई और उसकी सारी बेइज्जती जैसे हवा हो गई। वह घूमा और मैनेजर की तरफ इशारा करते हुए पूरी महफिल में शो ऑफ करने लगा। देखा आप सबने, बाहर की दुनिया में सिर्फ पैसा काम नहीं आता, रसूख होना चाहिए। मेरे एक इशारे पर सीधे 10,000 से ज्यादा बच गए। आसपास के क्लास के साथी तुरंत माहौल को संभालने लगे। लीली तो बड़े प्यार से चहकते हुए बोली, कहे भाई सच में कमाल है, यह जान पहचान सच में पैसे से ज्यादा काम आती है। इस तारीफ से वांग कै का ईगो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुम्हारी तरफ तिरछी नजरों से देखा, आंखों में साफ चैलेंज था। लियूशिया, देख रहे हो, कुछ सर्कल और कुछ रिश्ते वक्त के साथ बनते हैं। इंसान की असली औकात उसकी बैकग्राउंड से पता चलती है। सब लोग तुम्हारी तरफ देखने लगे कि अब तुम क्या जवाब दोगे। तुम आराम से चेयर पर बैठे थे। घमंडी वांग कै को देखकर तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जान पहचान सच में बहुत कीमती होती है, लेकिन कै भाई, आपका ये डिस्काउंट कुछ खास मजेदार नहीं है। वांग कै के माथे पर बल पट डिडे गए। तुम्हारा क्या मतलब है? 12% का डिस्काउंट कम है क्या? हिम्मत है तो खुद असली मालिक से डिस्काउंट लेकर दिखाओ। यह सुनकर तुम सच में कुछ सोचने लगे। सच कहूं तो इस होटल के मालिक से मेरी काफी अच्छी जान पहचान है। अगर वह यहाँ होते तो शायद ये बिल तो देना ही नहीं पड्डी डेचता, बल्कि वह मुझे अपने पास से 2 बढ़िया ड्रिंक्स भी पिलाते। ये बात सुनते ही वांग कै अपना पेट पकड़ देकर जोर जोर से हंसने लगा। लियूशिया, तुम जानते भी हो कि मालिक कौन है? झांग जिगांग साहब, अरबों की संपत्ति के मालिक हैं वह, और तुम उनके खास दोस्त बन रहे हो। यहाँ तक कि पास खड्ढेली मैनेजर ने भी अपना चश्मा ठीक किया और भारी आवाज में बोले, सर, मैंने झांग साहब के मुंह से कभी आपके नाम का जिक्र नहीं सुना। बेहतर होगा कि आप पहले बिल का भुगतान कर दें। वांग कै का हौसला और बढ़ गया। सुना लियूशिया, फेंको तो जरा लिमिट में फेंको। ये तो बताओ, तुम झांग साहब को जानते कैसे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम फूड डिलीवरी का काम करते थे तब झांग साहब ने ही चिकन राइस का ऑर्डर दिया हो? तुमने उसके इस मजाक का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी सांस ली और तुम्हारी आंखें गहरी हो गईं। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगभग 6 महीने पहले झांग साहब एक बद्धी मुसीबत में थे। अगर उस वक्त सही कदम नहीं उठाया जाता तो बहुत अनर्थ हो जाता। मैं बस वहां से गुजर रहा था तो मैंने उनकी मदद कर दी और उन्हें सही रास्ता दिखा दिया। तुम्हारी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसने पूरे कमरे में टहलका मचा दिया। सही रास्ता? सब लोग कान लगाकर सुनने लगे। तुमने बहुत आराम से एक बात और जोड़ दी। अगर झांग साहब के शब्दों में कहें तो यह जान बचाने जैसा एहसान था। वांग कै और जोर से हंसा। कहानियां बनाते जाओ, जान बचाने का एहसान। तुम ये क्यों नहीं कह देते कि तुमने उनके लिए अपनी छाती पर गोली खाई थी? लेकिन इस बार वांग कै का साथ देने वाले बहुत कम थे। सब लोग तुम्हारी बात सुनकर हैरान थे। बिना किसी वजह के कोई ऐसा झूठ क्यों बोलेगा जो तुरंत पकड़ा जाए? तभी मिस्ट्री और फेस रीडिंग में इंटरेस्ट रखने वाली चश्मे वाली लड़की अचानक बोली, मुझे नहीं लगता कि शिया भाई मजाक कर रहे हैं। उसने बहुत सीरियस होकर एनालिसिस किया। मैंने शिया भाई का फेस देखा है, उनका फेस बताता है कि उनकी किस्मत में बड्ढे लोगों का साथ लिखा है। हाँ यार, शिया भाई खुद एक कंपनी के बॉस हैं, उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत? मुझे भी शिया भाई पर यकीन है। आसपास के लोगों की बातें सुनकर वांग कै का चेहरा काला पड़ बेचने लगा, लेकिन तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। अलार्म! आपके झूठ को सच में बदलने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। झांग जिगांग पर एहसान वाली बात सच साबित की जा रही है। असलियत को रीराइट किया जा रहा है। तुम अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पाए। सिस्टम ने जो अजीबोगरीब जान बचाने की कहानी सेट की थी, उसे सुनकर तुम खुद हैरान थे कि इसे कोई कैसे बयान करे। वांग कै ने जब तुम्हारा अजीब चेहरा देखा तो उसे लगा कि तुम फंस गए हो।
वह तुरंत जोश में आ गया और मैनेजर से बोला, ली मैनेजर, ऐसे गप्पोड्डी लोगों का यहाँ होना इस शानदार वेन्यू की इमेज खराब करता है। सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर करवाओ। ली मैनेजर भी अब तक तंग आ चुके थे। सर, अगर आप ऐसी ही मनगढ़ंत बातें करते रहे तो मुझे सुरक्षा कर्मियों की मदद से आपको बाहर भेजना होगा। तुमने अपनी हंसी को दबाया, सीधे अपना फोन निकाला, झांग जिगांग का नंबर सर्च किया और स्पीकर ऑन करके कॉल मिला दी। टूट टूट टूट। कमरे में सन्नाटा छा गया। वांग कै हाथ बांधकर मुस्कुरा रहा था और तुम्हारी फजीहत देखने का इंतजार कर रहा था। क्लिक, फोन उठ गया। उधर से एक थकी हुई भारी आवाज आई, हेलो कौन? ये आवाज सुनते ही ली मैनेजर के कान खड़ेडे हो गए और वह तुम्हारी तरफ सरक आए। ये आवाज वह बहुत अच्छे से पहचानते थे। ये सच में झांग साहब ही थे। तुमने फोन पर बहुत ही नॉर्मल आवाज में कहा, मैं हूँ लियू शिया। फोन के दूसरी तरफ 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वह आवाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। शिया भाई, सच में तुम हो? अरे यार, पिछली बार जल्दबाजी में मैं तुम्हें अपना नंबर देना भूल गया था। मैं तो कब से तुम्हें थैंक्स कहने का रास्ता ढूंढ रहा था। पूरा कमरा सन्न रह गया। सिर्फ जान पहचान ही नहीं थी, बल्कि सच में एहसान चुकाने की बात हो रही थी। वांग कै का मुंह खुला का खुला रह गया। तुमने बहुत शांत आवाज में आगे कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं आपके इसी वेन्यू पर डिनर कर रहा था। यहाँ के मैनेजर का कहना है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको जान सकूं, और अब वह सिक्योरिटी बुलाकर मुझे बाहर निकाल रहे हैं। क्या? फोन के उस पार से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। किस बदतमीज की इतनी मजाल। शिया भाई, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फोन कट गया। वांग कै का चेहरा सफेद पड्डे डेच गया था। वह अपने आप से बुदबुदा रहा था, ये जरूर कोई रिकॉर्डिंग है या कोई एक्टर है। लेकिन ली मैनेजर को अब वांग कै की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपना रुमाल निकाला और पसीना पोंछने लगे। उनके पैर कांप रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि कमरे का दरवाजा बहुत जोर से खुला। एक थोड़े भारी शरीर वाले सज्जन हांफते हुए अंदर आए। यह खुद झांग जिगांग थे। मैनेजर डर के मारे कांपते हुए आगे बढ़े। झांग साहब, परेशान मत करो। झांग जिगांग ने उन्हें एक तरफ हटाया। उनकी नजरें तुरंत कमरे में घूमी और वह सीधे तुम्हारे पास आए। उन्होंने बहुत सम्मान और खुशी से तुम्हारे दोनों हाथ थाम लिए। उनका चेहरा लाल हो गया था। शिया भाई, सच में तुम हो? पिछली बार अगर तुम न होते तो मेरी तो साख ही खत्म हो जाती। झांग साहब ने तुरंत अपनी बात को वहीं रोका, लेकिन उनकी आंखों में कूट कूट कर सम्मान दिख रहा था। तुमने इस प्यारे से अंकल को देखा और मन ही मन मुस्कुराए। झांग साहब, आप तो सीरियस हो गए। वह तो बस एक छोटी सी मदद थी। झांग साहब क्या, मुझे भाई कहो। झांग जिगांग ने तुम्हारी पीठ थपथपाई। फिर वह तुरंत घूमे और उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने कोने में दुबके हुए ली मैनेजर को देखा और बहुत ही सख्त आवाज में बोले, तुमने ही मेरे भाई का अपमान किया है और उसे बाहर निकालने की बात की है। मैनेजर के पैर जवाब दे गए और वह सीधे फर्श पर बैठ गए। झांग साहब, मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपके गेस्ट हैं। मुझे मुझे इस वांग साहब के बेटे ने ऐसा करने को कहा था। उन्होंने डरते हुए वांग कै की तरफ उंगली उठाई। झांग साहब की तेज नजरें जैसे ही वांग कै पर पड़ दी, वांग कै के होश उड़ गए। झांग जिगांग ने अपनी आंखें मीच कर कहा, अच्छा, तो तुम वांग परिवार के वही बिगड़ैल सुपुत्र हो। ठीक है, यह बात मुझे याद रहेगी। मैं खुद तुम्हारे पापा से मिलकर पूछूंगा कि उन्होंने तुम्हें क्या तमीज सिखाई है। वांग कै का चेहरा पूरी तरह से बेरंग हो चुका था। अगर ये बात इसके पापा के कानों तक पहुंची तो उसकी बहुत पिटाई होगी। झांग जिगांग ने उन दोनों पर आगे वक्त खराब नहीं किया। वह तुम्हारी तरफ घूमे और जोश में हाथ हिलाते हुए बोले, लियो भाई, आज की ये पार्टी मेरी तरफ से, पूरा बिल माफ। आगे से तुम मेरी कंपनी के किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ हमेशा फ्री। उन्होंने टेबल पर बचे हुए खाने को देखा और उनके माथे पर बल पड़ियज गए। मैं तो सोच रहा था कि तहखाने से वो सन 82 की कीमती वाइन निकालूं और अपने भाई के साथ जमकर महफिल जमाऊं। तुमने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। सब लोगों का पेट बिल्कुल भर चुका है। आपकी इस मोहब्बत के लिए बहुत थैंक्स, पर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। झांग जिगांग ने अपनी आंखें घुमाई और कमरे में मौजूद सब लोगों की तरफ इशारा करते हुए मैनेजर पर चिल्लाए, आज इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं सब मेरे लियो भाई के दोस्त हैं। आगे से ये लोग जब भी मेरी कंपनी के किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे, इन्हें सीधे 40% का डिस्काउंट, 60% बिल मिलेगा। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। 40% डिस्काउंट। वांग कै ने इतनी मिन्नतें करके सिर्फ 12% का डिस्काउंट पाया था और तुमने सीधे 40% करवा दिया, वह भी सबके लिए। तभी वांग कै काउंटर के पास पहुंचा और अपना एक कार्ड टेबल पर पटकते हुए बोला, इसे स्वाइप करो। जब मैंने कहा था कि पार्टी मेरी तरफ से है तो मैं ही पैसे दूंगा। वह तुम्हारे चेहरे पर जलन देखना चाहता था कि तुमने लाइमलाइट खो दी, लेकिन तुम आराम से एक पिलर के पास खड़ी डीडीए होकर अपने फोन में बिजी थे। तुमने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैनेजर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वांग साहब, आप तो मुझे असमंजस में डाल रहे हैं। असमंजस कैसा? पैसे दे तो रहा हूँ, क्या पैसे भी नहीं चाहिए? वांग कै के गले की नसें गुस्से से तन गई। मैनेजर ने एक ठंडी सांस ली। वांग साहब, झांग साहब का साफ आर्डर है कि आज का बिल लियू साहब के सम्मान में माफ किया गया है। ये बॉस की तरफ से उनके खास मेहमान के लिए रिस्पेक्ट है। अगर आप जबरदस्ती हमें पैसे देंगे तो ये लियू साहब का अपमान होगा। वह थोड़ा रुका और तुम्हारी तरफ देखते हुए बोला, यह पैसा हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम इसे हाथ भी लगा सकें। वांग कै वहीं का वहीं सन्न रह गया। पैसे देना मतलब झांग साहब का अपमान
और पैसे न देना मतलब कंगाल साबित होना। वह दोनों तरफ से फंस चुका था। झाओ कयांग ने तुरंत उसे पीछे खींचा। अरे जब शिया भाई का इतना बड़ा नाम है तो चलो हम भी इस फायदे का मजा लेते हैं। वांग कै को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। वह बेहद शर्मिंदा होकर घूमते हुए दरवाजे से बाहर भागा। भाड्य में गई पार्टी, मैं घर जा रहा हूँ। पार्टी खत्म होने पर सभी क्लास के साथी तुम्हारे आसपास जमा होने लगे ताकि जान पहचान बढ़ा सकें। तुमने भी बातों को शॉर्ट में निपटाया। जब सब लोग धीरे धीरे चले गए और तुम अपनी कार की चाबी निकालने ही वाले थे, तभी पीछे से हाई हील्स की आवाज आई। लियू शिया, तुमने पीछे मुड़कर देखा, वह लिन वान थी। उसने क्रीम कलर का एक बड्ढा कोट पहना हुआ था और रात के अंधेरे में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अब नया साल आने ही वाला है, तो क्या तुम नए साल पर अपनी कार से गांव वापस जाने का सोच रहे हो? तुमने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही प्लान है। लिन वान ने अपने होठों को दबाया। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मैं थोड़े पैसे बचाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तुम और लिन वॉन एक ही जगह के रहने वाले थे। यह बात कॉलेज में सबको पता थी। तुम अभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक एक तेज हेडलाइट की रोशनी तुम्हारे ऊपर पड़ ढी। एक BMW कार ने तेजी से ब्रेक लगाया और तुम दोनों के सामने आकर रुक गई। कार का शीशा नीचे हुआ और वांग कै का चेहरा बाहर आया, जो शराब की वजह से बिल्कुल लाल था और उसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी। वांग कै अपनी लड्डिद खद्दाती आवाज में कार का दरवाजा पीटते हुए बोला, वान वान अंदर आओ, मैं तुम्हें ड्रैप कर देता हूँ, मेरी कार बहुत कंफर्टेबल है। लिन वान के माथे पर बल पट डीएच गए। वह आधा कदम पीछे हटी। वांग कै, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, इस हालत में कार चलाना गैर कानूनी है। मैंने नहीं पी। वांग कै ने लापरवाही से हाथ हिलाया। मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं आंखें बंद करके भी लियू शिया की उस खटारा कार से ज्यादा स्मूथ कार चला सकता हूँ। चलो अंदर आओ। उसकी इस बदतमीजी को देखकर लिन वान की आंखों में नफरत साफ दिखाई देने लगी। नहीं चाहिए, लिन वान ने बहुत सख्त आवाज में कहा। हमारा रास्ता एक नहीं है। रास्ता एक ऐसे नहीं है, यह पूरी पृथ्वी गोल है, हर रास्ता एक ही जगह जाता है। वांग कै लगातार जिद कर रहा था। क्या लियू शिया ने तुमसे कुछ कहा है? वान वान, तुम इसके झांसे में मत आओ। तभी तुम एक कदम आगे बढ़े और चुपचाप लिन वान के सामने खड़ीडढ़े हो गए। तुम कार में बैठे वांग कै को ऊपर से नीचे देखने लगे। कै भाई, पृथ्वी गोल है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह अच्छे से पता है कि पुलिस स्टेशन की जेल का पिंजरा बिल्कुल चौकोर होता है। अगर तुम अब भी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुरंत 110 नंबर पर कॉल कर दूंगा। वैसे भी झांग साहब ने मुझे पुलिस के बड़े अफसर का नंबर दे रखा है। जैसे ही उसके कानों में झांग साहब का नाम पढ़ा, वांग कै का नशा आधा उतर गया। उसने तुम्हें बहुत गुस्से से देखा और फिर तुम्हारे पीछे छिपी लिन वान को देखकर गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को पीटा। ठीक है लियू शिया, तुम जीत गए, आगे देख लेंगे। थैंक्स यार। लिन वान थोड़ा झेंप गई। मैंने अभी तुम्हें अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया। तुम मुस्कुराए। कोई बात नहीं, कार में बैठो। लेकिन तुमने भी तो पी रखी है, क्या कोई दूसरा ड्राइवर नहीं बुलाओगे? लिन वान ने चिंता जताते हुए पूछा। दूसरा ड्राइवर? तुम ही तो मेरी ड्राइवर हो। तुमने चाबी लिन वान की तरफ फेंक दी। पैसे बचाने हैं ना? लिन वान ने किसी तरह हवा में चाबी को पकड़ धा। वह एकदम हैरान रह गई। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए कोई कॉलेज की इतनी खूबसूरत लड़की को अपना ड्राइवर बना सकता है? उसने चाबी को कसकर पकड़ दा। उसका मन हुआ कि वह चाबी तुम्हारे चेहरे पर वापस दे मारे, लेकिन फिर उसे याद आया कि तुमने अभी उसकी मदद की थी। चलो, सिर्फ इस एक बार के लिए मान जाती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़ी उस विशाल और मजबूत कार को देखा, वह थोड़ा घबरा गई। इतनी बिग कार, यह बस एक बड्ढे साइज का खिलौना है, चलाना बहुत आसान है। तुमने उसकी परवाह किए बिना सीधे बगल वाली सीट का दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गए। चलो, पहले तुम्हें तुम्हारे घर ड्रैप करते हैं। उसने तुम्हें देखा जो अपनी आंखें बंद कर चुका था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और वह तेजी से घूमकर ड्राइवर की सीट पर आ गई। उस G63 की ड्राइवर सीट पर बैठकर लिन वॉन को सड़क पर बाकी गाड़ियों को देखकर एक अलग ही रसूख का एहसास हो रहा था। वह बीच बीच में तुम्हें मुड़कर देख रही थी। तुम सो चुके थे और तुम्हारी सांसें बहुत शांत थीं। ये इतना बद्धा बदलाव किसी भी लड़की को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी था। लियू शिया, लिन वॉन ने धीरे से तुम्हें आवाज दी। तुम्हारे मुंह से एक सुस्त सी आवाज आई। क्या हुआ? रास्ता भूल गई क्या? नहीं, बस ऐसे ही कुछ जानना था। लिन वॉन ने कार की स्पीड कम की। अभी जो कुछ भी टेबल पर बातचीत हुई, क्या वह सब सच था? वह सिनेल्यूटेक कंपनी सच में तुम्हारी है? तुम्हारे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। सिस्टम ने जो कंपनी दी थी वह तो सच थी, लेकिन उसके काम करने का तरीका तुमने खुद अपने मन से बनाया था। अगर इस बारे में ज्यादा बात हुई तो पोल खुल सकती थी। तुम दूसरी तरफ घूम गए और लिन वॉन की तरफ अपनी पीठ कर ली। सच हो या झूठ, इससे क्या फर्क पड़ देता है? ये बिजनेस का सीक्रेट है, इसके बारे में ज्यादा जानना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हारी ये बात रहस्य से भरी थी। लिन वॉन का मन अभी शांत नहीं हुआ था। तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा को इस बारे में पता है? तुम अचानक इतने बड़े इंसान बन गए। वो दोनों तो बहुत खुश होंगे ना? मैंने अभी उन्हें खुलकर नहीं बताया है। तुमने अपनी आंखें बंद रखी और सोने का नाटक करने लगे। सोचा है कि नए साल पर घर जाकर उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, गांव जाकर इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। हाँ हाँ। लिन वॉन अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वह कुछ और भी पूछना चाहती थी, जैसे कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन तभी तुम्हारे खर्राटों की हल्की आवाज आने लगी। नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हो,
लिन वान को अपने जीवन में पहली बार ऐसी बेरुखी का एहसास हुआ, लेकिन इससे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की उसकी इच्छा और ज्यादा बढ़ गई। कार आराम से लिन वान की सोसाइटी के अंदर पहुंच गई। हम पहुंच गए। लिन वान ने कार रोकी और सोए हुए तुम्हारी तरफ घूमी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि तुम्हें जगा सके। उसकी उंगलियों ने बस तुम्हारे कंधे को छुआ ही था कि वो कार के स्पीकर से वाइब्रेशन की आवाज आई। तुम्हारा फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट था और कार की बड़ी स्क्रीन पर कुछ नाम चमक रहा था, क्सिनल्यूटेक सुयाओ। तुमने तुरंत अपनी आंखें खोली, लेकिन इससे पहले कि तुम फोन उठाते, कॉल अपने आप रिसीव हो गई। हेलो लियू बॉस, एक लड्डेचकी की आवाज पूरे कार के अंदर गूंज उठी। इस आवाज में एक प्रोफेशनल अंदाज भी था और एक अजीब सा जादू भी, जो बहुत समझदार और अपनी तरफ खींचने वाली लग रही थी। इतनी देर रात को फोन किया, उम्मीद है मैंने आपकी नींद खराब नहीं की। लिन वान का हाथ जो तुम्हारे कंधे पर था तुरंत पीछे हट गया। उसकी नजरें कार की स्क्रीन पर टिक गईं और उसकी उंगलियां डर के मारे अपने कपट डीडो को भींचने लगी। आपके दिल ने अंदर ही अंदर कहा, भाई साहब, सिस्टम ने ये जो असिस्टेंट दी है, इसकी आवाज इतनी नशीली और बिंदास क्यों है? आपने जरा गला साफ किया, सीधे होकर बैठ गए। ओह, सो असिस्टेंट हैं आप, अभी सोई नहीं? कोई काम था क्या? फोन के उस पार से हंसने की आवाज आई, जैसे कोई आपके कान के पास आकर धीरे से बोल रहा हो। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस याद दिलाने के लिए फोन किया था कि कंपनी में सब लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हाँ लियो बॉस, पिछली बार आप अपनी जो टाई मेरे पास भूल गए थे, उसे मैंने साफ करवा दिया है। आप बताइए किस दिन कंपनी आएंगे तो मैं खुद आपको वो बांध दूंगी, या फिर मैं आपके होम आकर आपको दे दूं। ये सुनते ही कार में बैठे दोनों लोग एकदम सन्न रह गए। लिन वॉन ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, उनका चेहरा एकदम सफेद हो गया। टाई, होम आना, ये असिस्टेंट है या कोई बहुत ऊंचे लेवल की जादूगरनी? और आपकी हालत ऐसी कि शर्म के मारे जमीन में ढस जाए। इस सिस्टम वाली असिस्टेंट की नौटंकी इतनी ज्यादा क्यों है? फोन से सुयाओ के दबी हंसी की आवाज आई। माफी चाहती हूँ, बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी। असल में आपकी बनवाई हुई खास टाई आ चुकी है, उसे आपकी ऑफिस टेबल पर रखवा दिया है। आपको लगा कि ये आगे कोई और नया स्यापा ना खड़ा कर दे, इसलिए आपने तुरंत रौब जमाते हुए उसकी बात काटी। बस बस सु, ऐसा मजाक आगे से मत करना, कोई और बात नहीं है तो मैं फोन रख रहा हूँ। इतना कहकर आपने तुरंत फोन कट कर दिया। कार के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। आपने अपना सर घुमाया तो सामने लिन वान की आंखों में एक अजीब सी जलन और शक साफ दिख रहा था। वैसे ये कौन है? लिन वान ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए जरा गुस्से और जलन वाले अंदाज में पूछा। आप बस थोड़ा सा हंस दिए, कुछ समय पहले ही रखा है इस पर्सनल असिस्टेंट को। बात करने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही बिंदास है। हाँ, दिख रहा है कितना बिंदास है। लिन वान ने अपनी सीट बेल्ट खोली और कार का गेट खोला। तो फिर मैं चलती हूँ, न्यू ईयर पर घर जाने की जो बात थी उस बारे में बाद में बात करते हैं। धड़ाम से कार का गेट बंद हुआ और वह पीछे मुड़कर देखे बिना बिल्डिंग की तरफ चली गई। उनका पीछे का हिस्सा देखकर साफ लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में पैर पटकते हुए जा रही हैं। आपने उस बंद दरवाजे को देखा, एक लंबी सांस ली और कार को फिर से स्टार्ट किया। आपने ड्राइवर से रास्ता बदलने को कहा और अपने 10 स्क्वायर मीटर के छोटे से कमरे की तरफ निकल गए, क्योंकि वहां अब भी कुछ जरूरी पेपर्स लेने बाकी थे। आप अपनी थकी हुई बॉडी को लेकर जैसे तैसे 6वीं मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही आपने बेड के नीचे से वह नीली लाल लाइन वाला बड़ा थैला बाहर खींचा, तभी बाहर से किसी के आने की आवाज आई। खट खट खट। दरवाजा खुला और सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मकान मालिक पैसों के मामले में पक्के थे। वह चेहरे पर एक नकली हंसी लाकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। क्यों लियो भाई, ये क्या चल रहा है? इतनी रात को सामान समेट रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आखिरी के 2 महीनों का किराया बिना दिए ही रफू चक्कर होने की तैयारी है? आपने अपना हाथ रोका और मकान मालिक के उस चेहरे को देखा जिस पर साफ लिखा था, मुझे पता था तुम भागने वाले हो। आप थोड़े बेबस से दिखे। अगर कल का दिन होता तो शायद आप हाथ जोड़कर कुछ दिनों की मोहलत मांगते, लेकिन आज आपकी जेब में 1 करोड़ की भारी रकम थी, इसीलिए कोई टेंशन नहीं थी। आपने अपने क्लोथ्स थैले में भरे। अंकल, जॉब चेंज हो गई है, यहाँ से बहुत दूर जाना है, इसीलिए कल सुबह ही निकलना होगा। मकान मालिक को इस बात पर रत्ती भर भरोसा नहीं हुआ। जॉब चेंज? लियो भाई, अगर हाथ तंग है तो साफ बताओ, ये सब बहानेबाजी मत करो। सच में नहीं भाग रहा। आपने अपना फोन निकाला, वीचैट पेमेंट ओपन किया, उसमें कुछ नंबर टाइप किए और स्क्रीन उनके सामने कर दी। किराया बाकी था 7,000, बिजली पानी का हुआ 500 और मैं ऊपर से 5,000 और भेज रहा हूँ। इसे मेरी तरफ से चाय पानी समझ लीजिए। इतने समय तक साथ देने के लिए बहुत थैंक्स। टींग की आवाज के साथ मकान मालिक का फोन हिला। उन्होंने जेब से निकाल कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 12,500। मकान मालिक हैरान रह गए। तुमको कोई खजाना मिल गया क्या, या कोई गलत काम शुरू कर दिया है? अगर नंबर 2 का पैसा है तो मैं छूंगा भी नहीं। आप जरा मुस्कुराए और अपने थैले की जेब बंद की। आप बेफिक्र रहिए, एकदम सही काम है, बड़ी कंपनी ने पहले ही सैलरी एडवांस में दे दी है। मकान मालिक बहुत देर तक आपको देखते रहे, फिर आखिर में एक सांस ली। ठीक है भाई, अगर तरक्की कर रहे हो तो मैं क्यों रोकूं? आगे जब बहुत बड़े आदमी बन जाओ तो इस अंकल को भूल मत जाना। आपने हाँ में सर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं बोले। उस साधारण से थैले को हाथ में उठाया और उस छोटे से कमरे से बाहर निकल
लाए जिसने आपको 2 साल तक अपने अंदर समेट कर रखा था। अगली सुबह अब आप बाइक या स्कूटी पर घूमने वाले कोई आम डिलीवरी बॉय नहीं थे। मैप पर आपकी मंजिल थी, शून्यल्यू टेक्नोलॉजी कंपनी। आपकी कार जैसे ही कैंपस के अंदर पहुंची, सामने शीशे से बनी एक बेहद आलीशान और फ्यूचर लुक वाली बिल्डिंग दिखाई दी। बिल्डिंग के सबसे ऊपर शून्यल्यू टेक्नोलॉजी के 4 सिल्वर अक्षर चमक रहे थे। आपने उस बिल्डिंग को देखा और अपने मुंह का थूक अंदर घटका। पिछले हफ्ते ही तो आप यहाँ किसी को चाय कॉफी देने आए थे, तब तो ये एक अधूरी पड़ी सुनसान जगह थी। अचानक ही आपकी खुद की कंपनी कैसे बन गई? इस सिस्टम की पावर तो एकदम कमाल की है। शीशे में देखकर आपने अपने कल रात खरीदे हुए नए बिजनेस क्लोथ्स को थोड़ा ठीक किया और अंदर एंट्री की। सर प्लीज रुकिए। काउंटर पर बैठी एक सुंदर सी लड़की ने आपको तमीज से रोका। आने वालों को पहले यहाँ स्कैन करके एंट्री करनी होगी। आपको किससे मिलना है? क्या आपकी कोई मीटिंग फिक्स है? आप एक पल के लिए सोच में पड़ गए। किससे मिलना है? अरे मैं तो यहाँ का मालिक हूँ भाई। जब आप असमंजस में अपना नाक छू रहे थे, तभी लिफ्ट वाले हिस्से से एक बेहद गंभीर और शांत आवाज आई। इनको एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद मार्बल के फर्श पर हील्स की जोरदार आवाज गूंजने लगी, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। काउंटर वाली लड़की तुरंत एकदम सीधी खड़ी हो गई। सू चीफ असिस्टेंट, गुड मॉर्निंग। आपने जैसे ही मुड़कर देखा, आपकी सांसें वहीं थम गईं। कल रात जिस आवाज ने आपको बेचैन किया था, वह हकीकत में आपके सामने खड़ी थी। सुयाओ ने एक गहरे ग्रे रंग का ऑफिस स्कर्ट सूट पहना हुआ था, जिसमें उनकी स्लिम बॉडी बेहद हॉट लग रही थी। ब्लैक स्टॉकिंग्स में उनके पैर बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। उनके उस खूबसूरत चेहरे पर बाईं आंख के नीचे एक छोटा सा तिल था, और उनकी आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना दें। सिंपल और ऑफिशियल कपड़ों में भी वह बेहद आकर्षक लग रही थी। सु असिस्टेंट, आपने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना भारी और बॉस जैसा बनाने की कोशिश की। जी मैं ही हूँ। सुयाओ आपके पास आई। उनके पास से एक बेहतरीन खुशबू आ रही थी। उन्होंने बहुत बेबाकी से आपको ऊपर से नीचे तक देखा। लियो बॉस तो मेरी सोच से भी ज्यादा यंग और शांत स्वभाव के हैं। आपके अंदर थोड़ी घबराहट थी, पर चेहरे पर आपने सख्त तेवर बनाए रखे। मुझे मेरे ऑफिस रूम में ले चलो। सुयाओ रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ी। कंपनी का सारा सेटअप तैयार हो चुका है। सभी विभागों के हेड आ चुके हैं। इस कंपनी के 100% फैसले और पूरी कमान सिर्फ आपके हाथों में है। लिफ्ट सीधे टॉप फ्लोर पर जाकर रुकी। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला, सामने एक बहुत बड़ा और आलीशान ऑफिस एरिया दिखाई दिया। वहां लगी बड़ी बड़ी खिड़कियों से पूरा कैंपस साफ नजर आ रहा था। टेबल पर एक महंगा आईमैक कंप्यूटर रखा था, और पास में ही एक सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स था, जिसमें यकीनन वही कल रात वाली टाई होगी। ये आपका पर्सनल ऑफिस है। सुयाओ टेबल के पास गई। आपको पसंद आया? आप खिड़की के पास गए और बाहर देखते हुए सिर्फ 2 शब्द बोले, ठीक ठाक है, चलिए बढ़िया है। सुयाओ ने अपनी वॉच देखी। सभी विभागों के हेड बहुत उत्सुक हैं। वे जानना चाहते हैं कि नए साल के लिए आपका क्या प्लान है। आप मीटिंग किस समय रखना चाहेंगे? प्लान? आपके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। आपको प्लान के बारे में क्या खाक पता होगा? आपको तो अभी तक यह भी नहीं मालूम कि ये कंपनी असल में बनाती क्या है। आप घूमे और सुयाओ की आंखों में देखा। पहले तो आपने मना करने का सोचा, पर फिर खुद को संभाल लिया। उन सबको कहो दोपहर के बाद आई। आपने बहुत वीआईपी अंदाज में अपना हाथ हिलाया। पहले मैं कुछ पेपर्स चेक करना चाहता हूँ। जी ठीक है बॉस। सुयाओ मुड़ी और दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। उनके जाते ही आपकी सारी हवा निकल गई। आप तुरंत उस बड़ी सी कुर्सी पर धड़ाम से गिर गए और अपना पसीना पोंछते हुए बोले, बाप रे बाप, यह तो जानलेवा काम है। तभी आपकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ी। बहुत खोजने के बाद आखिरकार आपको कुछ ऐसा मिला जिसे आप आसानी से समझ सकते थे। वह थी कर्मचारियों की लिस्ट। बहुत देर खोजने के बाद आखिरकार एक ऐसी एम्प्लॉय फाइल मिली जो समझ आ रही थी। तुमने जैसे ही पहला पेज खोला, दिमाग घूम गया। टेक्निकल चीफ चैन मो, पुराने अली बाबा पी 10 लेवल के महान इंसान, जिन्होंने अकेले अपने दम पर ट्विन 11 का बेसिक सिस्टम बदल दिया था। उन्हें प्रोग्रामिंग का भगवान कहा जाता है। कंपनी में आने की वजह, पुराने ऑफिस की कैंटीन में मंगलवार को उनका पसंदीदा खाना नहीं बनता था। तुमने थूक निगला और दूसरा पेज खोला। मार्केट चीफ लिंडा वांग, मशहूर बिजनेस स्कूल की हमेशा की सम्मानित मेंबर, पुरानी जीएस सैक्स की ग्लोबल पार्टनर, जिन्होंने 3 बार छोटे देशों की इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की पर फेल रही। कंपनी में आने की वजह, वॉल स्ट्रीट के ऑफिस का डायरेक्शन अच्छा नहीं था। तुम्हारा सर चकराने लगा। ये क्या अजीब कारण है? ये लोग यहाँ काम करने आए हैं या कसमस का खेल खेलने? तुमने तेजी से आगे के पेज पलटे। तीसरा पेज, ऑपरेशंस प्रमुख, पुराने नासा इंफॉर्मेशन विश्लेषक। वजह, पुराने बॉस पसंद नहीं थे। चौथा पेज, लॉजिस्टिक्स प्रमुख, मध्य पूर्व के किसी फौजी ग्रुप के कप्तान। वजह, अब किसी की जान नहीं लेनी थी। तुम इस समय कुछ बोल नहीं पा रहे थे जब तक कि तुमने आखिरी पेज नहीं खोला। प्रेसिडेंट की खास असिस्टेंट सू यू, प्रोफाइल एकदम परफेक्ट, कैम्ब्रिज से 2 मास्टर डिग्री, पुराने रोथस्चाइल्ड फैमिली ट्रस्ट की चीफ। कंपनी में आने की वजह, कंपनी का भविष्य अच्छा लगा। तुमने चैन की सांस ली। शुक्र है आखिरकार कोई तो नॉर्मल मिला। पर तभी तुम्हें फाइल के सबसे नीचे एक हल्की सुनहरी लाइन दिखी। नोट, क्योंकि बॉस बहुत कमजोर हैं, काम संभालना नहीं आता।
कंपनी बंद होने का पूरा चांस है, इसलिए सिस्टम ने मदद के लिए सबसे बेस्ट असिस्टेंट को भेजा है। तेरी तो सिस्टम, तुम किसे कमजोर बोल रहे हो? तुम बस उछलने ही वाले थे, पर वह सुनहरी लाइन रबड़ से मिटाने की तरह तुरंत गायब हो गई। तुमने झटके से फाइल बंद की, शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये युवती पहली नजर में सबसे नॉर्मल लगती है, पर सबसे अजीब क्यों लग रही है? तुम अभी सोच ही रहे थे कि तुम्हारी नजर मेज के कोने पर रखे एक गिफ्ट बॉक्स पर गई, जिसमें एक रेशमी टाई थी। तुमने उसे उठाकर अपनी गर्दन पर आजमाया, पर सब उलझ गया और आखिर में एक पक्का फंदा बन गया। लियू सर, लगता है आप ऐसे कामों में माहिर नहीं है। सुयू न जाने कब तुम्हारे पास आ गई, उसके हाथ में ताजा कॉफी का कप था। तुमने शर्माते हुए हाथ हटाया, खांसा। पहले समय बचाने के चक्कर में नहीं पहनता था, समझ सकती हूँ। सुयू ने कॉफी रखी, सीधे तुम्हारे सामने आई। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई, इतनी पास कि तुम्हें उसकी खुशबू आने लगी। तुम्हारी नजर उसके गले के सिल्वर ब्रोच पर टिक गई। सर, सिर थोड़ा नीचे कीजिए। सुयू की आवाज बहुत धीमी थी, पर उसमें एक हुक्म था। तुम जैसे किसी जादू के असर में आ गए हो, वैसे ही झुक गए। उसकी ठंडी उंगलियां तुम्हारी गर्दन से छुईं, जिससे तुम्हें अजीब सा महसूस हुआ। वह प्यार से उस उलझन को खोल रही थी, पर उसकी उंगलियां बार बार तुम्हारी गर्दन को छू रही थी। तुम्हारी सांस रुक गई, पूरा शरीर टाइट हो गया। तेरी तो ये युवती पक्का जानबूझकर कर रही है। टाई पुरुष का दूसरा चेहरा होती है। सुयू टाई बांधते हुए तुम्हारे कान में फुसफुसाई, अभी होने वाली मीटिंग में टीम के लोग इन छोटी बातों से बॉस के स्वभाव का अंदाजा लगाएंगे। तुम्हें लगा जैसे तुम किसी मकड़ी के जाल में फंस गए हो और मकड़ी तुम्हें आराम से पैक कर रही है। सिस्टम, तुम मन ही मन चिल्लाए। तुम पक्का इसे हेल्पर कह रहे हो? ये तो इम्तिहान लेने वाला जाल है। सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सुयू की उंगलियों ने तुम्हारी छाती को हल्के से छुआ। कोट की सिलवटें ठीक की। हो गया। वह आधा कदम पीछे हटी, उसकी आंखों में चमक थी। एकदम परफेक्टली सर। तुमने आईने में टाई को थोड़ा खींचा, नॉर्मल दिखने का नाटक किया। काम अच्छा है, यह तो मेरा फर्ज है। सुयू एक तरफ हट गई। समय हो गया है, सब मीटिंग रूम में है। लियू सर चलें। दोपहर के ठीक 3 बजे पहला मीटिंग रूम। तुमने गहरी सांस ली, अंदर कदम रखा। भले ही मन में बहुत डर था, पर यह नया लुक और गंभीर चेहरा देखकर लग रहा था कि कोई असली बॉस आया है। लियू सर, नमस्ते लियू सर। सब अपनी जगह से उठकर सम्मान करने लगे। तुम मुख्य कुर्सी तक गए, चारों तरफ देखा, हर किसी के चेहरे पर 2 सेकंड नजर रोकी। फिल्मों से सीखी हुई ये चुप रहने वाली ट्रिक बहुत अच्छा काम कर गई। बैठिए। तुम कुर्सी खींचकर बैठ गए। सुयू हमेशा की तरह तुम्हारे पास खड़ी रही। समय कीमती है, सीधे शुरू करते हैं। तुमने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ा, सुनने के पोज में बैठ गए। चेन मो ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, अपना मोटा चश्मा ऊपर किया। लियो सर, हमारे मुख्य काम यानी एलएसपी बिग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कुछ तकनीकी परेशानियां हैं, जिस पर आपकी सलाह चाहिए। तुम्हारा दिल बैठ गया, हथेलियों में पसीना आने लगा। तुमने तो बस हवा में बात की थी, किसे पता था कि ये क्या बला है? बताओ। तुमने पानी का कप उठाया, पानी पीने के बहाने आधा चेहरा छिपा लिया। चेन मो ने स्क्रीन चालू की, जिस पर अजीब से संकेत और नक्शे बने थे। अभी मुख्य परेशानी ये है कि इस तेज सिस्टम में सही समय पर काम को कैसे पूरा किया जाए, जो कि आपका एलएसपी लॉजिक है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने ये सिस्टम सोचा था, तब इसका मुख्य बेस किस चीज पर तय किया था? मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सब तुम्हें देखने लगे। हाथ में कप लिए हुए तुम्हारा हाथ थोड़ा कांप रहा था। तुम्हें तो सिर्फ वीडियो देखते हुए सुंदर युवतियों को लाइक, सेव और फॉलो करने वाला एलएसपी लॉजिक पता था। घबराना नहीं है, जब तक मैं शर्मिंदा नहीं होता, सामने वाला ही परेशान होगा। तुमने कप रखा, धीरे से अपनी जगह से उठे, भारी आवाज में बोले, चेनमो। जी सर। तुम हाथ पीछे बांधकर स्क्रीन के सामने गए, सबको अपनी पीठ दिखाई, जिससे तुम बहुत ज्ञानी लग रहे थे। तुम मुझसे बेस पूछ रहे हो? तुम्हारे हिसाब से बेस क्या है? चेनमो हैरान रह गया। जगह, समय या फिर इंफॉर्मेशन की मात्रा? तुम हल्के से हंसे, एक उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। लगता है तुम्हारी समझ अभी थोड़ी कम है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने जानबूझकर धीरे बोलना शुरू किया, जैसे बहुत सोच समझकर बोल रहे हो। तुमने जो कहा वह सच में एक परेशानी है, लेकिन हमें सिर्फ परेशानी को नहीं देखना है, बल्कि उसके पीछे की मुख्य वजह को समझना है। जब देखा कि कोई विरोध नहीं कर रहा, तो तुम्हारी हिम्मत और आ गई। यह जो एलएसपी सिस्टम है, इसका असली काम कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि हमें यह साफ होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, तो कामयाबी का भी कोई मतलब नहीं है। तुम अब पूरी तरह खुलकर बोलने लगे। यह वैसा ही है जैसे इस समय हमें जो करना है वही हमें करना है, जैसे कल का आज ही आज है और आज का कल ही कल है। तुम्हारे बोलते ही चेनमो मन में बुदबुदाने लगा। कल ही आज है, समय की सीमा को तोड़कर समय को एक साधन की तरह इस्तेमाल करना। मैं समझ गया सर, आप मुझे समय की कमी को पहले ठीक करने का इशारा कर रहे हैं। तुम्हारी आंखें फड़कने लगी। इसने इस बात का भी मतलब निकाल लिया। तुमने अपने मन के अचरज को छिपाया, आराम से सिर हिलाया, जैसे गुरु चेले को देख रहा हो। समझ अच्छी है, आगे का काम करो। हमें मिलकर काम करना है, ताकत लगानी है और इस बात को एक नए स्तर पर ले जाकर हल करना है। कितनी गहरी बात है। लिंडा भी खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाई।
यही तो वो ईस्टर्न फिलॉसफी है जिसे वॉल स्ट्रीट के वो लोग कभी नहीं समझ सकते। चारों तरफ तालियों की गूंज उठ गई। तुम जब सबको तेजी से लिखते हुए देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आती है, मैं सच में कितना बड़ा जीनियस हूँ। तुमने हाथ के इशारे से सबको शांत किया। ठीक है, मेन रास्ता मैंने दिखा दिया है। अगर इतनी छोटी सी बात भी ठीक से नहीं कर पाए, बॉस आप बेफिक्र रहिए। चेनमो झटके से अपनी जगह से उठा। इस समय मेरे दिमाग में नए आइडियाज का तूफान आ रहा है। आज की रात मैं ऑफिस में ही सोऊंगा, खुद की मर्जी से एक्स्ट्रा काम करूंगा। इस बेहतरीन शुरुआत के बाद आगे की मीटिंग इतनी आसान रही कि यकीन नहीं होता। तुमने वही पुराना तरीका अपनाया, ऐसी बातें करना जिसका कोई सीधा मतलब ना निकले। पर कमाल की बात यह रही कि इन लोगों ने उसी में से काम के कई सारे सॉल्यूशंस निकाल लिए। तुमने अपनी डायरी बंद की जिस पर सिर्फ तारीख लिखी थी और दो शब्द बोले, मीटिंग खत्म। ऑफिस वापस आकर जैसे ही गेट बंद हुआ तुम सीधे अपनी बॉस वाली कुर्सी पर पसर गए। बहुत थकावट हो रही थी। ये काम 6 मंजिल ऊपर पानी की 2 भारी केन पहुंचाने से भी ज्यादा थका देने वाला था। बहुत ही शानदार स्पीच थी। सुयू ने एक फाइल मेज पर रखी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लियू सर, आपकी बातों का जादू सच में हैरान करने वाला है। आप अगर स्टेज पर कॉमेडी शो करते तो वहां भी सुपरहिट होते। तुम एकदम सीधे हो गए। उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रहा था? नहीं, मुझे बस ये लगता है कि आप एक बहुत ही परफेक्ट बॉस हैं। सुयू ने एक फाइल खोली और उसे तुम्हारे सामने सरका दिया। ये आपके अभी के प्लान के हिसाब से मैंने पहले हिस्से का काम करने का चार्ट तैयार किया है। फालतू की बातें मैंने हटा दी हैं और इसे काम के बिजनेस लॉजिक में बदल दिया है। तुमने नीचे देखा क्या? स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम अपग्रेड, लास्ट नेटवर्क इंप्रूवमेंट, सब कुछ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लिखा था। तुम थोड़े हैरान होकर उसे देखने लगे। तुम मीटिंग में ही समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, सुयू ने साफ मान लिया। मैं बस बॉस की हवा हवाई बातों को जमीन पर लाने के काम में माहिर हूँ। आखिर यह भी तो एक असिस्टेंट की जिम्मेदारी का हिस्सा है। यह युवती सिर्फ एक जादूगरनी नहीं है, बल्कि बहुत ही काम की चीज है। बहुत अच्छा काम किया। आगे से ऐसा दिमाग खर्च करने वाला काम तुम्हारे हिस्से ही रहेगा। तुमने पेन का ढक्कन हटाया और एकदम स्टाइल में अपना बड़ा सा साइन कर दिया। मुझे खुशी होगी। सुयु फाइल उठाकर जाने लगी, पर गेट के पास पहुंचकर वह अचानक रुकी और पीछे मुड़ी। वैसे लियो सर, अगली बार अगर कहानी न बन पाए तो आप चुप रहने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी चुप्पी में फालतू बातों से ज्यादा ताकत होती है। सुयु ने अपनी बाईं आंख झपकाई। उसकी आंख के पास का तिल बहुत ही सुंदर लग रहा था। वैसे भी जब आप सोच में डूबते हैं तो काफी अच्छे लगते हैं। वह गेट खोलकर बाहर चली गई और तुम ऑफिस में कुछ समय के लिए खोए रहे। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, क्या ये सुयु मुझे पसंद करती है? तुम अभी सोच ही रहे थे कि फोन कान के पास बज उठा। मम्मी की तेज आवाज सीधे सुनाई दी, श्याओ जी, तुम इस साल वापस आ रहे हो या नहीं? आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, तुमने तुरंत जवाब दिया। मैं उस समय अपनी कार से आऊंगा। कार से? तुमने कार खरीद ली? अरे बाबा, उसका पेट्रोल कितना महंगा है। मम्मी ने थोड़ी चिंता जताई, पर बात एकदम से बदल दी। हाँ, तुम आते समय कोई फालतू सामान मत लाना। पड़ोस वाले शर्मा जी की पत्नी परसों सोने का बिग कंगन पहनकर आई थी। उसकी चमक से मेरी आंखें ही चौंधिया गईं। और तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे पापा उनके घर गए थे तो उन्होंने अपनी वो पुरानी शराब दिखाई, पर उन्हें पीने को नहीं दी, जिसके लिए वो रोज याद करते रहते हैं। फोन से पापा की तेज आवाज आई, मैं तो बस देख रहा था, बोतल देखना क्या गुनाह है? तुम्हारा चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। इन दोनों ने मुझे भी चाहिए, अपनी किस्मत में लिख रखा है। तुमने तुरंत मम्मी को भरोसा दिलाया। सोने का बिग कंगन चाहिए ना? हो जाएगा, मैं किसी से कहकर करवा दूंगा। बिल्कुल हो जाएगा। उस समय आपके लिए एक जोड़ी असली वाला लाऊंगा। और पापा के लिए उनसे कहिए कि अपनी पसंद तैयार रखें, अच्छी शराब जितनी चाहे उतनी मिलेगी। पर मम्मी ने बात का रुख बदल दिया। तुम बच्चे बस बातें बनाना जानते हो। वैसे तुमने अपनी उस जिद्दी बहन को फोन किया या नहीं? तुमने परेशान होकर अपना सर पकड़ लिया। परसों ही तो बहन लियू हे से फोन पर बात हुई थी। तुमने सीधे 20,000 का खर्च भेजा था, पर उस लड़की ने लेने से साफ मना कर दिया और उलटा तुम्हें ही समझाने लगी। भैया, आपके लिए भी आसान नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए परेशान मत होइए। मुझे पता है आप फिर से नूडल्स खा रहे होंगे। ये पैसा आप अपने पास ही रखिए। तुम उस समय हंसे या रोए समझ नहीं आया। आखिर में भाई वाले हक से तुमने असली बात जान ही ली। वह लड़की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम कर रही थी ताकि पैसे बचाकर अपने नए पार्टनर के साथ घूमने जा सके। फोन रखने से पहले उसने बार बार कहा था, ये बात मम्मी पापा को बिल्कुल मत बताना। तुमने मम्मी से बात छुपाई। ठीक है मम्मी, उसका काम मुझे पता है। कम उम्र में मेहनत करना अच्छी बात है। तुमने एक लंबी सांस ली। आधे महीने पहले ऐसी बातें सुनकर तुम टेंशन में आ जाते, पर अब बातों से जो काम हो जाए वह कोई बड़ी बात नहीं है। तभी सुयु फाइल लेकर अंदर आई। लियो सर, लगता है आपका मूड काफी अच्छा है। ठीक ठाक है। तुमने सामने की कुर्सी की तरफ इशारा किया। कंपनी का क्या हाल है? आपकी कृपा है। सुयु ने पूरी रिपोर्ट सामने रख दी। चेनमो ने अपनी टीम के साथ 2 हफ्ते जागकर काम किया और प्लान को सच कर दिखाया। इस समय रोज के यूजर्स 50,000 पार कर चुके हैं और रुकने वाले यूजर्स का रेट 40% है। तुमने ऊपर जाते हुए उस
चार्ट को देखा, सिर्फ नतीजा समझ आया। बहुत बढ़िया, सबको इसी रफ्तार से काम करने को कहो, कोई हवा में ना उड़े। सुयू हल्की सी हंसी। वैसे आज रात का सालाना फंक्शन तय हो चुका है, 6 बजे शुरू होगा। आपको स्टेज पर जाकर कुछ बातें कहनी होंगी। रात को एक बिग होटल के आलीशान हॉल में कंपनी के 100 के करीब लोग खा पी रहे थे, पर माहौल में कुछ कमी सी लग रही थी। कोने में बैठे कुछ युवाओं की बातें हवा के साथ मुख्य मेज तक पहुंच गई। अरे सुना है पास वाली गेम कंपनी में स्पेशल इनाम 50 लाख कैश है। हम लोग बहुत बिग कंपनी नहीं है, यहाँ खाना मिल रहा है, यही बहुत है। सुयू के हाथ रुक गए, वह तुम्हारी तरफ झुकी। लियो सर, लोग इनाम के हिस्से को लेकर कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन पैसे का बजट कम है। टीम ने स्टारबक्स कूपन और मूवी टिकट से काम चलाने का सोचा है। स्टारबक्स कूपन और मूवी टिकट, ये बात बाहर गई तो तुम अपनी साख कैसे बचाओगे? अपना वो सबसे अलग दिखने वाला रूप कैसे रख पाओगे? तुमने अपना ग्लास रखा, अपना कोट ठीक किया और धीरे से खड़े हो गए। सुयू, मैं ऊपर जाकर कुछ बोलता हूँ। सुयू के चेहरे पर थोड़ी चिंता आई, जैसे कुछ अजीब होने का एहसास हुआ हो। तुम तेजी से स्टेज पर गए, लाइट सीधे तुम्हारे ऊपर आई और पूरा हॉल शांत हो गया। अभी मैंने किसी को इनाम के बारे में बात करते सुना। तुमने माइक संभाला। किसी ने कहा कि हमारी कंपनी बहुत बिग नहीं है, हालात मुश्किल हैं, सबको समझना चाहिए। नीचे से कुछ अजीब सी हंसी की आवाजें आई। तुमने अचानक एक कड़क शब्द का इस्तेमाल किया, समझने की ऐसी की तैसी। मेरे स्टाफ को किसी और से जलने की क्या जरूरत है? सुयू ने नीचे अपना ग्लास कसकर पकड़ लिया। तुमने नीचे खड़ी सुयू की तरफ इशारा किया। असिस्टेंट सू ने अभी मुझसे कहा कि कुछ मूवी टिकट तैयार किए हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल बेकार है, बहुत छोटा है, देने लायक नहीं है। तुमने हाथ से इशारा किया और पीछे की बिग स्क्रीन पर तुरंत कुछ शब्द चमक उठे। शून्य ल्यूटेक, सालाना इनाम उत्सव। सबसे पहले सबको खुश करने वाला पार्टिसिपेशन इनाम, घर के छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान और शॉपिंग कूपन जो 80% लोगों को मिलेंगे। तेरी तो पार्टिसिपेशन इनाम में ही इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल रहा है। नीचे बैठे लोगों में एकदम से शोर मच गया। सुयू की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। उसका दिमाग तेजी से हिसाब लगाने लगा। 20-30 लाख का खर्चा अभी भी कंट्रोल में है। तुमने कहा, सब लोग शांत हो जाइए। स्क्रीन पर लिखे शब्द तुरंत बदल गए। मजेदार थर्ड इनाम, 50 लोगों के लिए सबसे नया टॉप मॉडल आईफोन। पसंद ना आए तो सीधे कैश ले लो। सुयू का हाथ तेजी से कांपा। वाइन की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं। इस बार कम से कम 5 लाख का खर्चा था। नीचे बैठे लोगों की खुशी अब चीखने में बदल चुकी थी और तुम्हारी शांत आवाज फिर से गूंजी। सेकंड इनाम, 10 लोगों के लिए एलियन वेयर का टॉप मॉडल कंप्यूटर। तुमने तुरंत सेकंड इनाम का एक और ऑप्शन सामने रखा, या फिर ला मेयर का पूरा गिफ्ट सेट और एक शनेल का सामान। लियो सर कमाल है। टेक्निकल चीफ चेनमो सीधे कुर्सी पर खड़ा हो गया, हाथ में रुमाल लहराते हुए चिल्लाने लगा, पर तुमने हाथ से इशारा किया। जल्दी मत करो, अभी खत्म नहीं हुआ है। फर्स्ट इनाम 3 लोगों के लिए। स्क्रीन पर एक ब्लैक कार का स्केच दिखा। ऑन्डी ए8 टॉप मॉडल, टैक्स और नंबर प्लेट के साथ। सीधे घर ले जाओ। खटाक एक आवाज हुई। सुयू के हाथ से ग्लास नीचे कारपेट पर गिर गया। वह बस स्टेज पर आकर तुम्हारा मुंह बंद कर देना चाहती थी। 3 ऑन्डी ए8 कार, कई लाख का खर्चा। कंपनी के खाते का पैसा काम बढ़ाने के लिए है, ऐसे रईसों की तरह उड़ाने के लिए नहीं। वह पहले सोचती थी कि तुम बस लाइफ को एंजॉय करने आए किसी अमीर बाप के बेटे हो, पर यह नहीं पता था कि तुम कंपनी को बैंक समझकर पैसे लुटा रहे हो। उधर नीचे स्टाफ पूरी तरह पागल हो चुका था। कोई तो खुद को नोच रहा था ताकि होश में रहे और इनाम मिस ना हो जाए। रही बात सबसे बिग इनाम की, वह अभी बाकी है। सुयू के दिल की धड़कन रुक गई। तुमने जानबूझकर कुछ सेकंड का गैप लिया। नीचे बैठे लोगों की आंखें बाहर आते देख धीरे से बोले, यह सिर्फ एक इंसान को मिलेगा। बिग स्क्रीन पर एक मकान के कागजात का फोटो सबके सामने आ गया। जिन्यान एरिया, प्राइम लोकेशन, शानदार 2 कमरों का फ्लैट, सीधे आपके नाम पर, पूरा पेमेंट किया हुआ। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। अगले ही पल न जाने किसने सबसे पहले पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, भगवान। पूरे स्टाफ के लोग, क्या पुरुष क्या महिला, तुम्हें भगवान की तरह देखने लगे। सुयू पूरी तरह कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह अजीब तरह से हंसने लगी। यह कोई सालाना फंक्शन नहीं था, ये तो पैसा लुटाने का शो था। तभी तुम्हारे दिमाग में एक आवाज गूंजी, 10। पता चला है कि बॉस बहुत बिग बातें बना रहे हैं। यकीन करने का रेट 92% है। बातों को सच करने का सिस्टम चालू। सारे इनाम सिस्टम की तरफ से दे दिए गए हैं। तुम बेहद खुश हो गए। तुमने नीचे खड़ी हैरान सुयू की तरफ देखा। असिस्टेंट सू, वहीं रुक गई क्या? ऊपर आइए और इनाम बांटना शुरू कीजिए। सुयू ने गहरी सांस ली, अपने काम के अनुभव के दम पर खुद को संभाला और कांपते पैरों से स्टेज पर आई। अगले 1 घंटे में हॉल पागलों का घर बन गया। हर एक नंबर का नाम पुकारना किसी धमाके जैसा था। ऑन्डी ए8 कार जीतने वाले सफाई वाले अंकल स्टेज पर आए और तुम्हें गले लगाकर रोने लगे, बॉस, मैं तो नए साल के बाद पास वाली बिल्डिंग में कबाड़ बटोरने जाने वाला था। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मरते दम तक यहीं रहूंगा। और सबसे बिग इनाम आखिरकार रिसेप्शन वाली छोटी लड़की को मिला। वह जब स्टेज पर आई तो उसके पैर कांप रहे थे। उसने तुम्हारे सामने झुककर कहा, थैंक यू बॉस, मैं पूरी ताकत से मेन गेट की रखवाली करूंगी। सुयू पास में खड़ी थी। उसकी नजर में अजीब से भाव थे। वह पहले सोच रही थी कि तुम सिर्फ झूठे वादे कर रहे हो, पर यह नहीं पता था कि तुम सब कुछ सच कर दोगे। इनाम खत्म होने के बाद तुमने एक नजर में देख लिया कि जिन लोगों को इनाम नहीं मिला उनका मूड खराब था। एक परफेक्ट फंक्शन में कोई उदास नहीं होना चाहिए। तुमने फिर से माइक उठाया,
मुझे लग रहा है कि कुछ साथी अभी खुश नहीं है। ठीक है, जब आज सब लोग इतने खुश हैं तो मैं खुद की तरफ से सबको एक और गिफ्ट दूंगा। तुमने एक उंगली उठाई। यहाँ मौजूद हर एक इंसान को, हर किसी को 8,888 रुपए कैश मिलेंगे अभी इसी समय, तुरंत सबको मिलेंगे। खुशी का शोर फिर से गूंज उठा। यह तो सीधे खुद की जेब में आने वाला असली पैसा था। तुम्हारा मन खुश हो गया, स्टाइल भी मार लिया और लोगों का दिल भी जीत लिया। और सबसे अच्छी बात कि पूरा खर्चा सिस्टम ने उठाया, एकदम परफेक्ट। तभी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। तुमने स्क्रीन देखी, बैंक का एक मैसेज आया था। आपके अकाउंट नंबर 9527 से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, कुल रकम 38 लाख रुपए। तुम्हारे दिमाग में जोर का झटका लगा। सिस्टम, तुम पागल हो क्या? इस गिफ्ट के पैसे मेरे अकाउंट से क्यों कटे? टिन सिस्टम का जवाब। बॉस ने अभी अपनी बात में साफ साफ मैं खुद की तरफ से शब्दों का इस्तेमाल किया था। यह काम बॉस का खुद का दान है। ये हवा हवाई बातों को सच करने के दायरे में नहीं आता। नोट, बातें सोच समझकर बनाएं, शब्दों का सही इस्तेमाल करें। तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुम बस स्टेज पर गिरने ही वाले थे। 38 लाख रुपए चले गए, सिर्फ उन लोगों से बॉस अमर रहे सुनने के लिए। लियो सर, आप ठीक तो है ना? सुयू ने देखा कि तुम्हारा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया है। उसने पास आकर चिंता से पूछा। तुमने कांपते हाथ से फोन वापस जेब में रखा, उसकी तरफ देखा। दिल से खून बह रहा था। 38 लाख जाने का दर्द किसी के छोड़कर जाने के दर्द से 10,000 गुना ज्यादा था। कोई बात नहीं। तुमने अपने दांत भींचे, मुंह से किसी तरह शब्द निकाले, बस। अचानक लगा कि सब लोग खुश रहें वही अच्छा है। पैसा क्या है, हाथ का मैल है। कुछ ही समय में इस फंक्शन का वीडियो स्टाफ के लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। कमेंट बॉक्स में लाइक्स की बाढ़ आ गई। लोग अपने अपने बॉस को टैग करने लगे। यहाँ आकर कुछ सीखो, रोज सिर्फ झूठे वादे मत करो, तुम तो सिर्फ खराब सेब का बॉक्स देते हो। कुछ लोग तो सीधे रिश्ता जोड़ने लगे। भाई, ये कंपनी कहाँ है? क्या बॉस को दामाद की जरूरत है? पर कुछ लोग शक भी करने लगे, ये तो बहुत नकली है, तुम रॉकेट क्यों नहीं दे देते? अमीर लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, पैसा तो स्टाफ से ही निकाला जाता है। ऐसी कंपनी आमतौर पर 3 साल भी नहीं चलती। तभी एक कमेंट सबसे अलग दिखा। मैं उसी कंपनी में सफाई का काम करता हूँ, बॉस को कोई बुरा नहीं बोलेगा। बॉस बहुत ही अच्छे इंसान है, जिसने भी बुरा बोला मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में मैसेज की संख्या 99 प्लस पार कर गई। राज सबसे पहले सामने आया। उसने 3 बार सिर झुकाने वाले इमोजी भेजे और तुम्हें टैग किया। तुम्हारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है क्या, या सिक्योरिटी गार्ड के लिए स्निफर डॉग की जरूरत है? सबकी नौकरी मांगने वाली बातों के बीच विकास अचानक सामने आया। हाँ हाँ, बस इसी लेवल पर आकर हवा में उड़ रहे हो, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। टैक्स वाले ऐसे लोगों को पहले पकड़ते हैं। उसने तुम्हें टैग किया। पुरानी दोस्ती के नाते समझा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जेल की हवा खानी पड़े। ग्रुप में एकदम सन्नाटा छा गया। पर इससे पहले कि तुम जवाब देते, राज सबसे पहले सामने आया और उसने विकास को सीधा कर दिया। इसके बाद विकास के मैसेज नौकरी मांगने वाले मैसेजेस के नीचे ऐसे दबे कि वह फिर कभी सामने नहीं आया। तुमने फोन लॉक किया, एक लंबी सांस ली। तभी गेट के पास से सुयू की आवाज आई। लियो सर अभी तक गए नहीं? तुमने मुड़कर देखा, सुयू के हाथ में एक पैक किया हुआ बॉक्स था। तुमने ऐसे ही बहाना बनाया, थोड़ा आराम कर रहा हूँ, साथ ही कंपनी के आगे के काम के बारे में सोच रहा हूँ। तुम अभी तक क्यों नहीं गई? अपना जीता हुआ इनाम लेना भूल गई थी। तुम्हारी नजर उस बॉक्स पर गई। एक पानी गर्म रखने वाला फ्लास्क था। अभी के फ्लैट और कार के सामने यह सच में बहुत छोटा था। तुमने अपना गला साफ किया। यही तुम्हारा आज का इनाम है? हाँ। सुयू ने उंगली से बॉक्स को छुआ। उसकी आवाज में एक अलग सी कशिश थी। शायद मेरी सारी अच्छी किस्मत आपके जैसे दिलदार बॉस से मिलने में ही खत्म हो गई। बॉस, इनाम का खेल है, किस्मत खराब होना भी नॉर्मल बात है। यह बात सुनने में भले ही ठीक लग रही थी, पर इसमें एक अजीब सा दुख छिपा था। उसकी झुकी हुई आंखें देखकर तुम्हारे मन में कुछ हुआ। तुमने फोन निकाला और पैसे भेजने वाला पेज खोल लिया। मुझे खुद ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बिग गिफ्ट मिलना चाहिए। 5,000 कैसा रहेगा? तभी सुयू जोर से हंस पड़ी। उसने पानी वाला फ्लास्क मेज पर रखा और दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। लियो सर, क्या आपको लगता है कि मैं दुख मना रही हूँ? इनाम नहीं मिला तो नहीं मिला। आप मुझे अकेले में पैसे देंगे और किसी को पता चला तो लोग सोचेंगे कि हमारे बीच कोई ऐसी बात है जो बताने लायक नहीं है। तुम्हारे मन में आया, भाई साहब क्या बात है? इसके मुंह से निकलते ही बात वैसी बन गई जैसी फिल्मों में बॉस और सेक्रेटरी के बीच होती है। हवा में रुका हुआ तुम्हारा हाथ वापस फोन जेब में रखने पर मजबूर हो गया। तो फिर तुम्हारी क्या इच्छा है? सुयू ने तुम्हें देखा। उसकी आंखों में चमक थी। जब लियो सर इतने दिलदार बन ही रहे हैं। वह थोड़ा रुकी। उसकी आवाज में एक मजाक सा था। तो पैसे तो मुझे नहीं चाहिए। नए साल पर घर जाते समय आप मुझे अपने साथ घर ले चलिए। तुम उसी समय हैरान रह गए। ये कहानी इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ गई? सीधे मम्मी पापा से मिलने की बात। तुम अपने ही थूक से परेशान होकर जोर जोर से खांसने लगे। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? सुयू, मैं एक शरीफ बॉस हूँ, ऐसी पर्सनल बातों में थोड़ा समय लगना चाहिए ना। सुयू ने तुम्हें इस तरह डरा हुआ देखा तो उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लियो सर, आप कहाँ पहुंच गए? उसने अपना फोन निकाला, मैप चालू किया और सीधे तुम्हारी नाक के पास ले आई। मैंने तो बस
बस पहले आपसे सुना था कि आप कार से घर जाने वाले हैं। अभी मैंने रास्ता देखा तो पता चला कि हमारा रास्ता एक ही है। तुमने स्क्रीन पर रास्ता देखा, एक रेड लाइन दोनों जगहों को जोड़ रही थी। दोनों का रास्ता 90% एक ही था। सच में ऐसा ही है? सुयू ने फोन वापस रखा। उसकी आवाज अब बेचारी जैसी हो गई थी। मुझे जाने का टिकट नहीं मिला। मैंने सोचा आप अकेले 7-8 घंटे कार चलाएंगे तो थक जाएंगे। अच्छा होगा कि कोई बात करने वाला साथ हो। तो ये सिर्फ कार में साथ जाने की बात थी। तुमने चैन की सांस ली, पर फिर थोड़ा शर्मा गए। मन की जो खराब बात थी वह शायद इस युवती ने समझ ली थी। पर सुयू ने जब देखा कि तुम अभी भी सोच रहे हो तो वह तुरंत एक कदम पीछे हट गई। अगर आपको ठीक ना लगे या कार में कोई और भी हो तो मेरी बात भूल जाइए, मैं फिर से टिकट खोजने की कोशिश करूंगी। तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करने लगा। ठीक ना लगना सच में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि लिंडा ने भी यही बात कही थी। ये दोनों युवतियां एक साथ आ गईं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। पर तुमने फिर सोचा, अपने गाल को छुआ। यह रास्ता छोटा नहीं है। अकेले कार चलाना सच में जान निकालने जैसा है। तुम्हें अचानक ध्यान आया, लिंडा कार में साथ तो जाना चाहती है, पर उसने यह नहीं कहा कि वह सिर्फ बैठेगी, काम नहीं करेगी। अब सुयू ने भी खुद ही कह दिया, तो ये तो मुफ्त के ड्राइवर मिल गए। शुरुआत के रास्ते में सुयू कार चलाएगी, बाद के रास्ते में लिंडा कार चलाएगी, तुम सीधे पीछे वाली सीट पर सो जाओगे। एकदम परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। तुमने तुरंत हाँ कह दिया। मैं भी सोच रहा था कि अकेले कार चलाने में बहुत थकावट होगी, कोई साथ में कार चलाने वाला मिल जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। सुयू ने अपनी आंखें ऊपर की। उसे तुम्हारे इतनी जल्दी मान जाने पर थोड़ा अचरज हुआ, पर उसने तुरंत मुस्कुराते हुए हाथ में रखे फ्लास्क को थोड़ा हिलाया। तो फिर लियू सर का बहुत बहुत थैंक यू। मेरा यह इनाम अब काम आएगा। रास्ते में आपके लिए अच्छी चाय बनाकर पिलाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह ही तुम घर से निकल गए। मम्मी से वादा किया था कि शान से वापस आओगे तो कार का पिछला हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। तुमने अपनी कार एक बिग शराब की दुकान के सामने रोकी। जब तुम गेट खोलकर अंदर गए तो दुकान में सिर्फ एक कम बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी फोन पर वीडियो देख रहा था। उस आदमी ने सिर उठाकर तुम्हें देखा, फिर बाहर खड़ी तुम्हारी बिग कार को देखा। इसके बाद वह अपनी जगह से उठा। वेलकम भाई, क्या देखना चाहते हो? तुमने फालतू बात नहीं की, सीधे काउंटर पर गए। भाई, तुम्हारी दुकान में कीमती शराब का कितना स्टॉक है? दुकान वाले की मुस्कान और बढ़ गई। तो फिर आप सही जगह आए हैं। कल रात ही माल आया है, पूरे 5 बॉक्स। तुम्हारा चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। सिर्फ 5 बॉक्स? दुकान वाला हैरान हो गया। उसने अपना चश्मा ठीक किया। भाई, 5 बॉक्स भी कम है क्या? 30 बोतलें हैं। आज के समय में नए साल पर कौन इतनी शराब पीता है? कम है। तुमने सिर हिलाया। और माल मंगवाओ, मुझे कार का पिछला हिस्सा पूरा भरना है। इसके अलावा कुछ और सामान भी चाहिए। दुकान वाला एकदम हैरान होकर सुनने लगा। और क्या चाहिए? अच्छी वाली सिगरेट के 50 बॉक्स ले आओ। तुम अपनी उंगलियों पर गिनने लगे। हाँ, याद आया, ये जो पुरानी शराब की बोतलें रखी हैं, ये भी सब चाहिए। पर तभी दुकान वाले के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी बातें अजीब सी हो गईं। भाई, तुम इंटरनेट पर वीडियो बनाने वाले हो क्या? तुम हैरान हुए। क्या? अब नाटक मत करो। दुकान वाले ने आवाज ऊंची की। इस हफ्ते मुझे ऐसे 2 ग्रुप मिल चुके हैं, आते ही बोलते हैं पूरी दुकान खरीद लेंगे। पास में कहीं कैमरा छिपा रखा है क्या? फेमस होने के लिए पागल हो चुके हैं। दुकान वाले ने अपनी आंखें ऊपर की और फिर से फोन देखने लगा। बाहर निकलकर लेफ्ट में एक सुपरमार्केट है, वहाँ बहुत लोग होते हैं, वहाँ जाकर वीडियो बनाओ। तुम्हें हंसी भी आई और अचरज भी हुआ। भाई, मैं सच में खरीदने आया हूँ, एकदम सच। दुकान वाले ने तिरछी नजर से तुम्हें देखा। तुम्हें पता है 50 बॉक्स सिगरेट कितने की आती है? तुम्हें पता है कीमती शराब की कीमत कहाँ पहुंच चुकी है? कार का पिछला हिस्सा पूरा भरने की बात कर रहे हो? कम से कम 10 लाख का खर्चा है। क्या तुम्हारे घर में दुकान है? साफ था कि उसने तुम्हें कार किराए पर लेकर वीडियो बनाने वाला कोई इंटरनेट का शौकीन समझ लिया था। तुमने एक लंबी सांस ली, सीधे अपना फोन निकाला, बैंक ऐप खोलकर अपना बैलेंस दिखाया और काउंटर पर रख दिया। दुकान वाले ने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा और फिर उसकी नजर वहीं टिक गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसने अपनी आंखें मली, अच्छे से पूरा नंबर गिना। उसका हाथ कांप गया और फोन छूटते छूटते बचा। उसका व्यवहार तुरंत पूरा बदल गया। अरे सर, आपका शुभ नाम क्या है? लियो। तुमने फोन वापस लिया। अब माल मिल सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। दुकान वाला काउंटर के पीछे से बाहर आया, हाथ जोड़ते हुए बोला, लियो सर, अभी मुझसे गलती हो गई जो आपको पहचान नहीं पाया। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। पर तभी उसे कुछ ध्यान आया। उसकी मुस्कान में थोड़ा संकोच आ गया। लेकिन लियू सर, इतना सारा माल आप ये? तुम उसकी चिंता समझ गए। तुमने एक सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाई और एक खुद भी जला ली। बेफिक्र रहो, मैं शरीफ बिजनेसमैन हूँ, पर नया साल है, घर में रिश्तेदार बहुत हैं, गाँव के लोग भी बहुत हैं, वापस जाकर कुछ बिग काम करना है, साख खराब नहीं होनी चाहिए। तुमने धुएं का छल्ला बनाया, शांत आवाज में बोले, अगर तुम्हें कोई शक है तो हम आपस में नंबर शेयर कर लेते हैं। ये माल एक बार इस गेट से बाहर गया तो वापस नहीं होगा, चाहे शराब नकली ही क्यों ना निकले, मैं मान लूंगा। अब तो ठीक है ना? दुकान वाले ने ये सुनते ही तुरंत अपना फोन निकाला। लियू सर बहुत दिलदार हैं, आइए आइए, मैं आपका नंबर लेता हूँ, आपके लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार करवा दूंगा। अगले आधे घंटे में दुकान वाले ने फोन करके अपने कई जान पहचान वालों से बात की और किसी तरह 20 से ज्यादा बॉक्स इकट्ठा किए, जिससे तुम्हारी कार का पिछला हिस्सा पूरा ऊपर तक भर गया। पेमेंट करने के बाद तुम कार चलाकर शहर के बीच के मार्केट पहुंचे
और एक पुरानी सोने की दुकान में गए। नए साल का समय पास होने की वजह से दुकान में बहुत भीड़ थी। तुम भीड़ से बचते हुए उस काउंटर पर पहुंचे जहां भारी कंगन रखे थे। सर नमस्ते, कंगन देखना है क्या? काउंटर पर खड़ी महिला ने तमीज से पूछा। हाँ, कोई भारी काम वाला दिखाओ, ये अच्छा लग रहा है। तुमने नीचे काउंटर में रखे सोने के सामान को देखा। तभी पास से एक हाथ आगे आया जिस पर डार्क रेड नेल पॉलिश लगी थी। उसने काउंटर के बीच में रखे एक डिजाइनर कंगन की तरफ इशारा किया। यह वाला बाहर निकालो, मुझे देखना है। अजीब से बालों वाली और महंगे कपड़ों वाली एक महिला अचानक बोली। उसके शरीर से आ रही खुशबू बहुत तेज थी। उसके पास एक कम बालों वाला पुरुष खड़ा था।